हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी स्टूडेंट की तैयारी बहुत बेहतर रूप से हो रही होगी। आज आप सभी स्टूडेंट के बीच हम लाइव आ चुके हैं। आप लोग फटाफट से जुड़ जाएं, ठीक है? आप लोग फटाफट से जुड़ जाएं सभी स्टूडेंट, और इस वीडियो लिंक को आप लोग शेयर भी कर दें। सभी लोगों के बीच में इस वीडियो लिंक को शेयर करें, आप सभी स्टूडेंट जितने भी अभी लाइव आ चुके हैं। चलिए, ठीक है, अब फोन सर ले लीजिए। चलिए, हम भी कुछ चीज़ों को देख रहे थे, आप लोगों का क्या मतलब लाइव में थोड़ा सा देखोगे कि चीज़ें स्लो था, नेटवर्क प्रॉब्लम था, बाकी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए, अब नए जोश जुनून के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं एकदम। अधिक से अधिक इस वीडियो लिंक को शेयर कर दें। और मैं आपको बता दूं कि आज आप लोगों के बीच जो हम 100 प्रश्न लेके आए हैं इस टेस्ट सीरीज में, आप लोगों का जो है रखें 100 प्रश्न रखें। और याद रखिएगा, आप सभी स्टूडेंट जो है कमेंट सेक्शन में आप लोग हिंदी का वीडियो देखे थे, उसमें फीडबैक भी बेहतर रहा कि सर आप बहुत अच्छे ढंग से हम लोग को समझाए बताए। एकदम आप लोगों के लिए अच्छे तरीके से इस क्लास को हम लगातार जारी रखेंगे। सब कुछ क्लियर है? एक बार बताइएगा। वीडियो क्वालिटी यानी साउंड, ये सब कुछ क्लियर है? सर एक बार चेक भी कर लीजिएगा खुद से, सब कुछ क्लियर है? ठीक है, मेरा फ़ोन सर मेरे पास दे दीजिए ताकि हम देखते रहें। तो छोड़िए ना, हमको दीजिए ना, ठीक है? तो चलिए, आप लोग हाँ फटाफट से जुड़ गए होंगे। एक बार आपका हम कमेंट देख लेते हैं, आप सभी स्टूडेंट जो अभी इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छा। गुड इवनिंग सर, शेखर कुमार लिख रहे हैं गुड इवनिंग। आप सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग, जो भी इस लाइव सेशन में भी जुड़े हुए हैं, फटाफट से शेयर कर दें, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ठीक है? इस लाइव सेशन में आज आप लोगों के लिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो हम क्वेश्चन लाए हैं आपके पूरे बुक और व्याकरण से। क्वेश्चन को हम ध्यान रखिएगा, आपके जो बुक में गद्य खंड है, काव्य खंड है, सारे चैप्टर से आपके क्वेश्चन है। और उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट जो भी इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, आप लोग एक बेहतरीन जवाब दोगे। शुरुआत करेंगे, ध्यान रखिएगा आज की इस वीडियो सेशन का एक एक ध्यान रखिएगा मोटिवेशनल शायरी से, ठीक है? और इसके आपके लिए याद रखिएगा, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। देखो, कविता का लाइन है, हम शायरी बोलना चाह रहे थे लेकिन कविता हमें याद आ गई। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़े होंगे या फिर रण से भागे होंगे। तो याद रखिएगा, हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं जीवन में तो संघर्ष है ही। आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जो आपका मेन गोल आपका पढ़ाई होता है, ठीक है? तो आप लोग की भी अभी देखोगे युद्ध स्तर पे आप लोगों की तैयारी चल रही होगी, एकदम जोश जुनून के साथ आप भी लगे होंगे, ठीक है? और लगना भी चाहिए। ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट के लिए पढ़ाई उनकी तपस्या होती है। आप लोग का ये क्लास हम अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बातचीत हो गई, आप लोग भी जुड़ चुके हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी इस वीडियो सेशन का। और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को जो है ये क्लास का जो मटेरियल है, यानी कि A4 साइज नोट्स जो भी कुछ है आपके क्लास के संबंधित जो नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। आप सभी स्टूडेंट प्ले स्टोर में जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और स्ट्रीम आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। 12th के स्टूडेंट हैं तो क्लास 11 12th वाले स्ट्रीम को सिलेक्ट करके वहां से आप PDF ले लीजिएगा। और बहुत जल्द आप लोगों का जो है टेस्ट सीरीज के बारे में जो बताया गया था, कल भी वीडियो में आपको क्रिस सर जिक्र किए थे, तो आप लोगों का टेस्ट सीरीज जो है जैसे ही सेंटअप एग्जाम खत्म होगा, आप लोगों का टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया जाएगा। इस टेस्ट सीरीज को बीच में डिले इसलिए किया गया है क्योंकि आप लोगों का स्कूल में क्या है, एग्जाम है, इसी वजह से, ठीक है? तो चलिए, आप जम के इस वीडियो लिंक को शेयर कर दें और शुरुआत करते हैं आप लोगों का यहाँ पे अब यहाँ के ठीक है, अब शुरुआत करते हैं यहाँ से। आपका पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, ठीक है? अब आप लोग जवाब दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी में जो है किस युद्ध का उल्लेख किया गया है। उसने कहा था, जो कहानी है इस कहानी में किस युद्ध का उल्लेख किया गया है। तो हम आपको देखोगे बता दें कि इस कहानी में उसने कहा था, कहानी में भारतीय सैनिक जो हैं यह जाते हैं, याद रखिएगा, इंग्लैंड के तरफ से लड़ने के लिए। किस जगह? फ्रांस में। और इसमें जिक्र किया गया है प्रथम विश्व युद्ध। किस विश्व युद्ध का? प्रथम विश्व युद्ध का। और इससे रिलेटेड कुछ चीज हम आपको बता देते हैं। उसने कहा था, जो कहानी है याद रखिएगा, यह लिखा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ठीक है? और मैं आपको बता दूं, गुलेरी जी जो हैं 3 कहानी लिखे हैं अपने युग के। ध्यान रखिएगा, अपने समय के 3 कहानी। और 3 कहानी में जो इनका सबसे फेमस कहानी रहा है
उसने कहा था, जिनमें इनका देखो 3 कहानी में है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, और सबसे प्रसिद्ध कहानी जो हुई, ध्यान रखिएगा, उसने कहा था। ये प्रसिद्ध कहानी है किनका? ये प्रसिद्ध कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। आगे का क्वेश्चन आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, दूसरा क्वेश्चन कि बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट जी के बारे में यह चैप्टर आप लोग देखे भी हैं। बाल कृष्ण भट्ट किस पाठ के लेखक हैं, मैं तब तक इसके बारे में बता रहा हूं और आप लोग बताइएगा इनका निधन कब हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट जी के बारे में हमने आपको वीडियो सेशन, जो फर्स्ट वीडियो आप देखे हैं, ठीक है, हिंदी का जो पहला पाठ है उस पाठ में आप लोग देखे थे। चैप्टर का नाम है बातचीत। बातचीत पाठ के ही तो ये लेखक हैं। तब तक इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम बता रहे हैं। बातचीत पाठ के देखोगे ये लेखक हैं और बातचीत पाठ क्या आपका निबंध है। बस आपको अब जवाब देना है यहाँ पे कि इस पाठ के जो हैं लेखक बालकृष्ण भट्ट जी का निधन कब हुआ था। आप लोगों का हम कमेंट चेक करें। गुड इवनिंग सर, आप लिख रहे हैं गुड इवनिंग। आप सभी स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट लिखे हैं 20 जुलाई 1913 ईस्वी को, ठीक है, बाकी स्टूडेंट का जवाब आ रहा है सी, और जिन भी स्टूडेंट का जवाब आया है 20 जुलाई 1914 ईस्वी को, कब? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को, ध्यान रखिएगा, इनका क्या हुआ है, का निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 3 नंबर में है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। जिस प्रश्न का डिस्कशन अभी हम किए वही प्रश्न आपका यहाँ पे आगे नेक्स्ट है। ठीक है, प्रश्न आपका है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। चलिए आप लोग बताइएगा, एकांकी, कहानी, यात्रा, संस्मरण या ललित निबंध। ठीक है, ये आपको बताना है। और आप सभी स्टूडेंट जो भी अभी इस वीडियो सेशन को देख रहे हैं लाइव, आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो लिंक को अधिक से अधिक शेयर भी कर दें ताकि और भी स्टूडेंट आपके इस क्लास में जुड़ सके। चलिए बताइएगा आप लोग यहाँ पे। साउंड तो ठीक है, हम भी चेक कर रहे हैं बाबू, साउंड एकदम सही है, कहीं तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है सर, साउंड बहुत कम आ रहा है सच में, लेकिन हम तो अपने फ़ोन में देख रहे हैं कि साउंड आपका सही है। चलिए हम थोड़ा सा माइक को नज़दीक कर लेते हैं, आपका साउंड बेहतरीन जाएगा। चलिए आपका राइट आंसर एकदम ललित निबंध। चलिए अब आगे क्वेश्चन आप देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि बेन जॉनसन ने क्या कहा था। बातचीत चैप्टर में देखोगे बेन जॉनसन और एडिसन महोदय, 2 व्यक्ति थे जिसके बारे में हम उस चैप्टर में जिक्र भी किए थे। बेन जॉनसन का क्या कहना था, एडिसन का क्या कहना था। ठीक है, तो चलिए बताइए इसके बारे में, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। बेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से ही, ध्यान रखिएगा, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। और एडिसन का क्या कहना था। एडिसन तो कह रहे थे कि जब 2 व्यक्ति होते हैं ना, 2 व्यक्तियों के बीच में, ध्यान रखिएगा, मन और दिल की बात होती है। ठीक है, 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच की फिर बात राम रमोबल टाइप की हो जाती है। एडिसन 2 व्यक्ति के समर्थन की बात कर रहे थे, 2 व्यक्ति के बीच की, ध्यान रखिएगा, ये बात कर रहे थे। चलिए ये सही हो गया आपका। अब आगे का क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, आपका नेक्स्ट प्रश्न है ये, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है। देखिएगा अब मैं आपको बता दूं, उसने कहा था कहानी में, लहना सिंह जब सूबेदारनी से अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में जब मिलते हैं तो उससे ये पूछते हैं बीच बीच में, ठीक है, और यह बात कहने के बाद देखोगे वो लड़की जो है शर्मा के भाग जाती है। उसको ये बीच में मिलते हैं बाजार में तो उसको हमेशा यह सवाल करते रहते हैं, अच्छा एक बात बताओ तेरी कुरमाई हो गई क्या। की बात सुन के लड़की भाग जाती है, लेकिन एक दिन वो लड़की बोलती है हाँ मेरी कुरमाई हो गई, और देखते हो उसी में हमको रेशम का सालू मिला है, ठीक है, चादर मिला है। और यह जो वाक्य है यह किस में आया है, उसने कहा था कहानी में। किसमें? उसने कहा था कहानी में यह वाक्य आया है। अब आगे का आपका प्रश्न है, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है। सूबेदारनी जो है किस कहानी की पात्रा है। तो सूबेदारनी के बारे में भी तुरंत हम जिक्र किए कि सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है। सूबेदारनी जो है यह है उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था कहानी की पात्रा। बाकी तो आपको पता ही है, रोज कहानी के जो लेखक हैं वो हैं अज्ञे जी। ठीक है, ये हम थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ चीजों का डिस्कशन कर देते हैं। वो सदानिरा का है जगदीश चंद्र माथुर। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी। या तो देखोगे जगदीश चंद्र माथुर, या वैसे हम बता दें वो सदानिरा आपकी किताब में कहानी नहीं है, यह निबंध है। या क्या है? निबंध। वो सदानिरा कहानी नहीं है, याद रखिएगा, वो सदानिरा जो है यह निबंध है, कहानी नहीं है। चलिए यहाँ तक आप लोग जवाब दे रहे हैं एकदम, आप लोग को कोई परेशानी तो नहीं, सब कुछ सही सही आप जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही आपका आ रहा है। चलिए अब आपको हम आगे लेके चलते हैं।
आगे का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि वजीरा सिंह जो है यह किस कहानी के पात्र हैं। वजीरा सिंह, बोधा सिंह, लहना सिंह, ठीक है, हजारा सिंह, इन सभी व्यक्ति का जिक्र हुआ है आपके किस कहानी में। इन सभी व्यक्ति का जिक्र हुआ है आपके उसने कहा था कहानी में। और वजीरा सिंह के बारे से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम बताते हैं, समझिएगा। वजीरा सिंह को उसने कहा था कहानी में बोला गया है पलटन का विदूषक। विदूषक का मतलब होता है मजाक करने वाले जोकर लोग। पलटन का क्या बोला गया इन्हें, इन्हें पलटन का विदूषक बोला गया। और एक चीज और याद रखिएगा, इस कहानी में उसने कहा था कहानी में लहना सिंह का जो मृत्यु होता है, लास्ट में आप कहानी में देखिएगा, वजीरा सिंह के ही गोद में, इनके ही गोद में लहना सिंह का सिर होता है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सिर्फ याद रखिएगा, हम ABCD करके नहीं निकल जाएंगे। आपका ध्यान रखिएगा, सेशन का कुछ मतलब भी होना चाहिए, रिलेट करता हुआ कुछ प्रश्न को यदि आप याद रख लेते हो तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को एग्जाम में बदल के भी पूछेगा। तो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, यह लैंग्वेज पेपर आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ध्यान रखिएगा, आप लोग बहुत बेहतर परफॉर्मेंस इस सब्जेक्ट में दे सकते हो, क्योंकि विशेष जोर देना नहीं होता, बस समझने वाली बात होती है। चीजों को आप बेहतर से समझ जाओगे तो रिजल्ट भी बेहतर लगेगा। और अंततः याद रखिएगा, हमारे पूरी टीम का यही प्रयास है कि आप सभी स्टूडेंट, जो भी हमारे प्यारे विद्यार्थी इस टीम से जुड़े हुए हैं, इस टीम पे विश्वास किए हैं, आप लोग बेहतरीन परफॉर्मेंस दें, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। और रिजल्ट अंततः जब आप बेहतर लेके आओगे तो जो भी, ध्यान रखिएगा, आप लोगों के लिए प्राइज की घोषणा किया गया है रोशन आनंद सर के द्वारा, ठीक है, आप सभी स्टूडेंट को वो सारे चीज मिलने वाले हैं। ठीक है, तो प्रयास ही नहीं, पूरा जोर लगा दीजिए आप उस प्राइज को जीतने का, टॉप करने का। और हमारे सभी शिक्षकगण और हमारे प्यारे रोशन आनंद जी आप लोगों के लिए अंततः प्रयास करने पे लगे हुए हैं कि जितना हो सके स्टूडेंट के लिए हम लोग अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवाएं, ताकि आप लोग का शिक्षा बेहतर हो पाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह युक्ति किस पाठ की है। तो यह युक्ति भी याद रखिएगा किस पाठ से है। उसने कहा था, आपको कि सर उसने कहा था कहानी से बहुत अधिक आ गया, नहीं है, आपको हम बता देते ध्यान के, कहानी भी तो ये उतना ही मजेदार है। एग्जामिनर एक भी बार नहीं भूलता है कि आपके इस कहानी से वह क्वेश्चन लेना भूल जाए, बिल्कुल भी नहीं। इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, लेकिन अब ऐसा नहीं, प्रत्येक, हम क्या बोले थे आपको, प्रत्येक जो चैप्टर है ना, सारे चैप्टर से ध्यान रखिएगा आपके इसमें क्वेश्चन होंगे। अब आगे का आपका प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर जो है यह कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किनका, किसका, राधा और कृष्ण का। आप फोटो भी देखे होंगे अर्धनारीश्वर स्वरूप में, शंकर और पार्वती का, सीता और राम का, विष्णु और लक्ष्मी का। तो याद रखिएगा अर्धनारीश्वर है भगवान शिव और माता पार्वती, यानी शंकर और पार्वती जी का अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर से आप थोड़ा सा एक चीज समझिएगा, अर्धनारीश्वर जो निबंध है ये क्या है, याद रखिएगा यह निबंध है। और इस निबंध के जो लेखक हैं वह कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि इनको मानते हैं हम लोग, रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जिनका जन्म स्थान हमारे ही राज्य के बिहार, आप बता सकते हैं ना, आप लोग कमेंट में लिखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म स्थान कहाँ है। ठीक है, इनका जन्म स्थान कहाँ है, इतना हम कुल्लू आपको दे दिए, बिहार के ही हैं, किस जिला के हैं, स्थान है, ये कमेंट में आप लोग जरूर लिखिएगा। बाकी चीजें हम आपको बताए कि अर्धनारीश्वर शंकर भगवान और पार्वती, माँ पार्वती के देखो कल्पित रूप हैं। यह पाठ अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध है। इसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म स्थान कहाँ है। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा, आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए, हाँ ये आपका, हाँ चलिए क्वेश्चन 8 में क्या था, एक बार हम देख लेते हैं, एक बार क्या था। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से। एकदम सही है बाबू, आप लोग मिला लीजिएगा। एक स्टूडेंट लिख रहे थे सर 8 नंबर का क्वेश्चन जो है कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं था, सही था, आप एक बार ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए, हाँ बेगूसराय, बिल्कुल सही आंसर आप लिखे हैं। हाँ चलिए, आप बेगूसराय लिखे हैं, बिल्कुल राइट आंसर आपका है, बेगूसराय में इनका है। चलिए अब आप आगे देखिएगा, अब आपका आगे का हम लेते हैं यहाँ पे प्रश्न। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती के किस प्रकार का रूप वर्णित है। क्वेश्चन को देखोगे घुमा के मतलब पूछ लिया गया आपके, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप वर्णित है। और शंकर भगवान और पार्वती
जी का जो रूप वर्णित है, कैसा रूप, कल्पित रूप वर्णित है। कैसा रूप वर्णित है, कल्पित रूप यानी काल्पनिक। अब आगे यहाँ पर देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है। अभी हम तुरंत आपको बताए थे, रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है वह कौन सा, आप लोग बताइए, तब तक हम लिख देते हैं। संपूर्ण क्रांति की यदि बात आएगा तो इनके रचनाकार हैं कौन, जयप्रकाश नारायण, जो आपके बुक में भाषण स्वरूप में है। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के देखोगे लेखक हैं। सीरीज के कौन है, उदय प्रकाश। सीरीज के कौन है, उदय प्रकाश हैं। कुछ चीजों को हम लिख रहे हैं, तब तक आपका जवाब भी आ गया। और अर्धनारीश्वर, ध्यान रखिएगा, इनकी रचना है। शिक्षा रचना किनका है, जिद्दू कृष्णमूर्ति का, जिसको आप लोग बोलते हो शॉर्ट में जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, जिद्दू कृष्णमूर्ति का रचना देखोगे। ये सारे चीज हम ऑप्शन से क्लियर आपका कर दिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आपको। चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं। अब आपका रहा ये प्रश्न मालती के, हाँ, ये मालती जो कैरेक्टर है ना, याद रखिएगा, यह रोज कहानी से लिया गया है। मालती जो है यह रोज कहानी की देखोगे, यह रोज कहानी की नायिका है। और रोज कहानी के जो लेखक हैं याद रखिएगा वो है अज्ञे। यह किस कहानी में है, इसका जिक्र मालती का रोज कहानी में है। और मालती के जो बच्चे का जो नाम है याद रखिएगा, उस बच्चे का नाम ये प्यार से क्या रख दी है, टीटी। ये अपने बच्चे का नाम क्या रखी है, टीटी। और मालती के जो पति हैं, मालती के पति हैं महेश, जो कि पेशा से एक डॉक्टर है। वह गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करता है। ठीक है, गैंग्रीन क्या होता है, पहाड़ी लोग के, पहाड़ी एरिया में जो लोग रहने वाले होते हैं, तो वो जब देखोगे पैदल चलते हैं बिना चप्पल जूते के, तो उसके पैर में कांटा गड़ जाता था, और कांटा गड़ने से वह घाव का एक रूप ले लेता था। फिर वो घाव को ऑपरेशन करके निकालना पड़ता था। कभी कभी तो घाव इतना बड़ा रूप ले लेता था कि व्यक्ति का पैर काटना पड़ता था। तो मालती देखोगे इस बात पर अपने पति का जो है खिंचाई भी करते हैं। कोनो मतलब हुआ, कोनो बीमारी में जाते हो, किसी को छोटा सा घाव होता है, उसका टंग काट के चले आते हो। ठीक है, तो अब देखो हम बताते हैं इसमें आपको। तो मालती जो है यह किस किस कहानी की देखोगे हैं, पात्र ये हैं रोज कहानी की। रोज कहानी के लेखक है अज्ञे जी। मालती के पति का नाम है महेश, और इनके बेटे का जो नाम था वो है टीटी। क्या नाम है इनके पुत्र का, याद रखिएगा, टीटी इनके बेटे का नाम है। अब आपका आगे का प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख, हम आपको बताए थे ना, गैंग्रीन एक प्रकार का बीमारी है। गैंग्रीन जो है क्या है, एक प्रकार का बीमारी। गैंग्रीन क्या है, एक प्रकार का बीमारी है। और आप समझिएगा कि किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, तो गैंग्रीन का उल्लेख है रोज कहानी में किस कहानी में, रोज कहानी में। बाकी अभी तो हम आपको बताए थे तिरिच कहानी के लेखक, शिक्षक के लेखक ओ सदानिरा के जगदीश चंद्र माथुर, ये सारे चीज आप देख लिए थे। तिरिच भी कहानी है, शिक्षा देखोगे कहानी नहीं है, शिक्षा शास्त्र है। ओ सदानिरा आपके निबंध है। ठीक है, अब आपका आगे का प्रश्न, ये रहा आपका आपके आगे का प्रश्न। रोज शीर्षक कहानी में मालती जो है मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी। रोज शीर्षक कहानी में एक दृश्य आता है जहां देखोगे मालती जो है गर्म पानी से मिट्टी का बर्तन धो रही है। और मिट्टी का बर्तन वो क्यों धो रही है, तो मिट्टी का बर्तन याद रखिएगा वो धो रही थी खाना रखने के लिए, खाना बनाने के लिए, पानी रखने के लिए, या दही जमाने के लिए। तो ये जो मिट्टी का जो बर्तन याद रखिएगा धो रही थी, इसलिए दही जमाने के लिए, क्या करने के लिए, याद रखिएगा दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन ये धो रही थी। अब आपका हम आगे का प्रश्न लेते हैं। ये रहा आपका 15 नंबर का प्रश्न कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। ठीक है, एक लेख और एक पत्र, आपको याद होगा। ठीक है, ये जो है भगत सिंह का जो जिक्र किया गया आपके बुक में, इनके द्वारा लिखे गए आपके पाठ जो हैं आपके बुक में, एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र, याद रखिएगा, एक लेख और एक पत्र किनके द्वारा लिखे गए हैं, एक लेख और एक पत्र जो हैं यह भगत सिंह के द्वारा लिखे गए। विद्यार्थी और राजनीति इनका एक लेख है। ठीक है, और देखोगे सुखदेव के नाम ये एक पत्र लिखते हैं। अब आपको बताना है कि इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, एकदम राइट आंसर आप किए हैं 1907 ईस्वी में। 23 सितंबर 1907 ईस्वी में भगत सिंह जी का क्या हुआ है, जन्म। चलिए यहाँ तक हम आपको बताए कि इनके पाठ का क्या नाम है, एक लेख और पत्र। एक लेख और एक पत्र। इनके पिताजी जो थे भगत सिंह के सरदार किशन सिंह। ठीक है, चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ तक आप जवाब दे ही दिए और 23 मार्च देखिएगा शहादत दिवस। भगत सिंह के नाम पे एक और चीज आप याद रखिएगा, इनको जो शहादत दिवस के रूप में हम लोग जो मनाते हैं, शहादत दिवस 23 मार्च को, 23 मार्च को भगत सिंह की शहादत दिवस मनाए जाते हैं। शहीद ए आजम भगत सिंह। अब आप आगे देखिए, अगला प्रश्न आपका है, जब देश के भाग का निर्णय हो रहा हो
तो याद रखिएगा व्यक्तियों के भाग को पूर्णतः भुला देना चाहिए। यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से है? यह युक्ति देखो, ये जो सेंटेंस लिखा गया कि जब देश के भाग का निर्णय हो तो व्यक्तियों के भाग को जो है पूर्णतः भुला देना चाहिए। यह युक्ति किस शीर्षक पाठ का है? तो यह युक्ति का जिक्र याद रखिएगा, जब सुखदेव को भगत सिंह पत्र लिखते हैं तब उनको ये समझाते हैं कि देखिए जब देश का भाग की निर्णय की बात हो रहा है तो व्यक्ति का जो अपना भाग होता है उसको भुला देना चाहिए। कहने के सेंस आप ये समझिएगा कि व्यक्ति को अपने देश के लिए ही अपने शरीर को भी यदि कुर्बान करना पड़े, बलिदान देना पड़े तो आदमी को देना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएंगे एक लेख और एक पत्र। अब आपका आगे का प्रश्न है, ये देखिए आप, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन से हैं? अभी जस्ट हम जिक्र किए थे तुरंत इससे पहले आपको कि भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन से हैं। तो भगत सिंह की जो रचना है निम्न में से कौन सा हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएंगे एक लेख और एक पत्र। भगत सिंह की क्या हो जाएगी? रचना हो जाएगी। अब आपका आगे का प्रश्न देखिएगा, ये रहा कि गंडक नदी की चर्चा जो है किस शीर्षक पाठ में किया गया है? गंडक नदी को देखोगे, हम आपको बता दें गंडक नदी की जो चर्चा है, ये यहाँ पे गंडक नदी की जो हम बात कर रहे हैं, गंडक नदी को बोला गया है ओ सदा निरा, ओ नारायणी, ओ चक्रा। ओ सदा निरा यानी सदा निरा बोला गया है। इस नदी को ओ नारायणी यानी नारायणी बोला गया है। याद रखिएगा, नारायणी इसी नदी को बोला गया है, नारायणी, नारायणी भी बोला गया है। लेकिन यदि हम बात करें यहाँ पे सदानीरा की, तो आपके जो है ओ सदानीरा चैप्टर, उसमें जन के गंडक नदी की चर्चा किया गया है, चंपारण जिला की चर्चा किया गया है, नील की खेती की चर्चा किया गया, महात्मा गांधी के बारे में चर्चा किया गया है। यह पाठ आपके बड़ा इंटरेस्टेड पाठ है। और ध्यान रखिएगा ओ सदानीरा जो है पाठ की किस विधा के अंतर्गत आते हैं? तो यह आती है पाठ के किस विधा में? तो याद रखिएगा यह है निबंध। रोज क्या है? रोज है कहानी। इस कहानी के लेखक कौन है? अज्ञे। देखोगे आप इतना सारा चीज याद रखोगे, पाठ, पाठ के लेखक कौन है, पाठ की विधा कौन सा है, आपका जो आने वाला हिंदी का एग्जाम है बहुत ही बेहतर जाएगा, जो आज हम पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि हम आपको बता दिए कि आपके पूरे बुक से ही क्वेश्चन को हम टच किए हैं, बाकी व्याकरण भी है। आप पेशेंस से बने रहो। निश्चित है कि जब आप एग्जाम देखा होगा तो आप निश्चित बोलोगे सर यस, यहाँ से आपके जो बताए गए थे वहां से भी क्वेश्चन आया था। बस आप पेशेंस बना करके वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और हम अभी भी बोले, आप जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप लोगों का ध्यान रखिएगा, यदि आप हमारे स्टूडेंट जो इस क्लास में जुड़े हुए हैं आप केयर करते हैं तो इस वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। आपके स्टूडेंट जो भी दोस्त लोग इधर उधर होंगे वो भी जुड़ें और इस क्लास का ध्यान रखिएगा, फायदा उनको भी हो। आप ध्यान रखिएगा, अपने दोस्त की तो भलाई चाहोगी और नहीं आ रहे तो उसको जबरदस्ती भी पकड़ करके लेके आओ, क्योंकि पढ़ाई और अच्छे काम में जबरदस्ती भी चल सकता है। ठीक है, लोग तो देखोगे दोस्त को जबरदस्ती गलत उल्टा सीधा काम करने के लिए सिखा देता है। कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो बेचारा गुटखा आवाज नहीं होता उसको गुटखा खिलाने सिखा देता है, सिगरेट नहीं पीता है बेचारे को जबरदस्ती सिगरेट पिलाती। तो पढ़ाई की न बात हुआ, तो पढ़ाई तो आप करवा सकते हो अपने दोस्त को। चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए सर काव्य खंड का क्वेश्चन एकदम है, एक हमारे जो स्टूडेंट हैं लिख रहे हैं कि सर काव्य खंड का क्वेश्चन नहीं, आप बने तो रहो, अभी हम 18 क्वेश्चन ही करवाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यदि आपका 100 है ना तो याद रखिएगा इस 100 क्वेश्चन में हम आपको 400 क्वेश्चन करवा देंगे। आपको कैसे? कुछ क्वेश्चन ऐसे भी याद रखिएगा जो हम अभी बोल रहे हैं ना, उस पर भी आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारी चीजों को हम लिख रहे हैं, बोल भी रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं, 100 के बदले में आप कई सारे क्वेश्चन को आज कर लोगे। ठीक है, और हाँ आप पूछे कि सर काव्य खंड नहीं है, निश्चित है आपके सारे बुक का क्वेश्चन है, इसमें व्याकरण भी है, बस आप शुरू से लास्ट तक बने तो रहो आप। ठीक है, चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे ओ सदानीरा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? ओ सदानीरा हिंदी साहित्य में, अभी हम तुरंत बताए थे ना कि ओ सदानीरा आपके किस विधा में आते हैं? निबंध में आते हैं। किसमें? निबंध के अंतर्गत ये आते हैं। अब आगे का प्रश्न आपका ये रहा, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? आपके पाठ में एक एकांकी है बड़ा ही मजेदार, आप पढ़े होंगे तो मैं आपको बता दूं, जिसका नाम है सिपाही की माँ। ठीक है, इस एकांकी का नाम है सिपाही की माँ। और याद रखिएगा इसी एकांकी की पात्रा है बिस्नी। बिस्नी कौन है? एक सिपाही है इसमें। सिपाही की माँ में सिपाही कौन है? मानक। आपको ध्यान में होगा सिपाही है मानक, इसकी बहन है मुन्नी।
मुन्नी शादी योग्य हो चुकी है, ठीक है। और इसमें एक और व्यक्ति, एक और है, ध्यान रखिएगा, कुंती जो कि बिस्नी की पड़ोसिन है। ये सब करेक्टर हैं। और एक है दीनू कुम्हार जो हड्डियों का चलता फिरता ढांचा है, मतलब बहुत दुबले पतले लोग। दीनू कुम्हार देखोगे इसमें है, ठीक है। ये सारे करेक्टर आपके इस एकांकी में है जिसकी हम बात किए। मानक कौन है? सिपाही है जो युद्ध में लड़ने जाते हैं। बिस्नी कौन है? बिस्नी है मानक की माँ, मानक की माँ है कौन? बिस्नी, जो सपना में अपने बेटे को देखोगे बराबर याद करते रहती है। और मुन्नी उसको समझाती है कि माँ तुम चिंता मत करो, अगले मंगलवार को भैया की चिट्ठी आएंगे। तो ये उसको कहती है तुम तो हर बार यही बात बोलती हो कि अगले बार भैया की चिट्ठी आएंगे, लेकिन उनका चिट्ठी आता कहाँ है और हमको याद भी नहीं करता है। इकलौता बेटा ये अपने परिवार के हैं, ठीक है। कौन? मानक। तो अभी आपको पता चल गया। देखो क्वेश्चन 1 है, 4-5 हम एक्स्ट्रा बता दिए। इससे सीधे क्या लगा आपको? इससे सीधे आप समझिए, हाँ आपके 4 क्वेश्चन हो गए। आगे आप देखिएगा मोहन राकेश का जन्म स्थान। ये देखोगे सिपाही की जो माँ अभी जो हम बताए थे एकांक की, उसके लेखक मोहन राकेश ही हैं। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो आप बताइए, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ठीक है। इनका जन्म स्थान है, याद रखिएगा, अमृतसर पंजाब। और जिनका भी जवाब 21 नंबर का सी आ रहा है, बिल्कुल आप राइट आंसर किए हैं। अब आपको हम लेके चलते हैं क्वेश्चन संख्या 22 के तरफ। अब ये देखिए आप, मुन्नी जो है या डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? इससे सीधे अनुमान आप लगा सकते हैं कि डाक गाड़ी के पीछे यदि मुन्नी दौड़ रही होगी तो डाक गाड़ी के पीछे तो वो चिट्ठी लेने के लिए ही तो गई होगी। उस जमाने में ध्यान रखिएगा, अभी के जमाने में जैसे हम लोग एक दूसरे का जो खबर लेते हैं, तभी हमारे पास मोबाइल फोन है, टेलीफोन है। ये कौन की उस समय लिखा गया है जिस समय इन सभी चीजों का प्रचलन नहीं था। चिट्ठी देखोगे या लेने के लिए जाते थे, क्योंकि इनको इंतजार था कि मेरे भैया का क्या आएंगे, चिट्ठी आएंगे। इनके भाई कहाँ लड़ने गए थे युद्ध? ये लड़ने युद्ध गए थे बर्मा में, याद रखिएगा। या कहाँ युद्ध लड़ने गए थे? बर्मा में युद्ध लड़ने गए थे इनके भाई। कौन? मुन्नी के भाई का नाम अभी हम तुरंत आपको बताए थे ना। मानक सिपाही में भर्ती था या युद्ध लड़ने के लिए बर्मा गए थे। अब आप आगे देखिएगा, अगला आपका है यहाँ पे, मानक जो है बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? जब इनकी माँ देखोगे, मानक को सपना में देखते हैं कि एक जापानी सैनिक जो है इनका पीछा करते हुए आते हैं। मानक का दोनों में भयंकर देखोगे मारपीट होता है, दोनों एक दूसरे को घायल किए हुए रहते हैं। तो मानक देखोगे अपनी माँ के पास एकदम दौड़ते हुए आते हैं, और माँ उनकी सपना में देख क्या रहा है कि उनका बेटा बिल्कुल घायल है और मानक जो है अपनी माँ से, याद रखिएगा, अपनी माँ से दूध के जगह पानी मांगता है। दूध की जगह वह क्या मांगता है? उसकी माँ कहती है ना कि तुम बहुत भूखे होंगे, तुमको हम दूध ला के देते हैं पीने के लिए। तो मानक कहता है अभी हमको दूध नहीं चाहिए, हमको पानी ला के दो माँ, ठीक है, दुश्मन हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो मानक अपनी माँ से क्या मांगते हैं? मानक अपनी माँ से पानी मांगते हैं, ठीक है। क्या मांगते हैं? याद रखिएगा, पानी मांगते हैं। चलिए अब आप आगे का प्रश्न दीजिएगा, ठीक है। एकदम आपका, हाँ आप लिख रहे हैं कि सर पीडीएफ डलवा दीजिएगा। निश्चित आपको पीडीएफ डलवा दिया जाएगा और आप लोग जरूर वहां से पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा और रिवीजन भी अच्छी तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ आप सभी स्टूडेंट को मिल जाएगा, आप जो बात लिख रहे हैं एकदम मिल जाएगा। आप बस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, क्योंकि हम आपको बोले थे ना कि पीडीएफ आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जूठन जो है, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह जो जूठन शीर्षक जो है यह आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, ध्यान रखिएगा, लिखा गया है। किनके द्वारा? थोड़ा सा देखोगे सर्दी का भी असर है बाबू लोग। ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। और आप लोगों का क्लास तो हमको लेना था, तो कैसे हम छोड़ देते? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का देखोगे ये आपके इसमें लिखे गए हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का ध्यान रखिएगा, ये लिखा गया आपके किताब में आत्मकथा। अब आगे देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। हम नीचे लिख देते हैं यहाँ पे एक और चीज। इनमें देखोगे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जो है जूठन, और इनके बड़े भाई का नाम क्या था आप बताइएगा, ठीक है। इनके बड़े भाई का नाम क्या था? एकदम सही लिखे आप। और यहाँ पर देखिएगा सुखबीर था, मनमीर था, गजोधर था, कालीराम तो याद रखिएगा, इसके स्कूल का हेडमास्टर था। आप एक लिख रहे हैं कालीराम, कालीराम नहीं था, ठीक है, कालीराम नहीं था, बिल्कुल सही। सुखबीर है इनके बड़े भाई का नाम। अब आगे देखिए, कालीराम जो था इसके स्कूल का हेडमास्टर था, जो इनको देखो गर्दन पकड़ के दबोच के कहता है कि जाओ पूरे स्कूल बरामदा को एकदम आईने की तरह चमका देना, साफ कर देना, ठीक है। तो थोड़ा आपको ध्यान देना है आंसर देते समय। अब आप देखिएगा, ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं?
ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी, ये किस शीर्षक पाठ के देखोगे पात्र हैं? और सुखदेव सिंह त्यागी के यहाँ पे देखोगे इनके माता पिता काम करते थे। तो ये दोनों व्यक्ति जो है ये किस पाठ से रिलेटेड है? जूठन शीर्षक पाठ से। किससे है? जूठन शीर्षक पाठ से। आगे का आपका प्रश्न है, लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? लेखक से ध्यान रखिएगा, जबरदस्ती इसके स्कूल के जो हेडमास्टर साहब थे जिसका नाम है कलीराम। ठीक है, कलीराम जो है इनसे जबरदस्ती क्या लगवाते हैं? ध्यान रखिएगा, झाड़ू। क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने आत्मकथा में ये जिक्र किए हैं कि इनके जाति को वहां चूहड़े नाम से बुलाए थे। चूहड़ जाति के लोग थे जिनका काम था गांव में साफ सफाई करने का। जो अभी भी हमारे समाज में देखो, जो निचले जाति के लोगों के साथ में जो दुर्व्यवहार किया जाता है अपर कास्ट के लोगों के द्वारा, वो सरासर देखोगे एक प्रकार का अन्याय है, जो आप क्लास 10 में भी पढ़े होंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा में। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिएगा, ये जो कलीराम है ना, सेम यही कंडीशन कर देते हैं किनके साथ में? ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ में। उनके साथ में जबरदस्ती देखोगे उनसे झाड़ू लगवाते हैं स्कूल में, मैदान में। और एक दिन होता क्या है कि जब ये झाड़ू लगा रहे होते हैं, इनके पिताजी स्कूल के वो इन बगल से क्रॉस करते हैं, तो वो इनको देख लेते हैं। तो कौन देखे थे? याद रखिएगा, पिताजी ने देख लिए थे। कौन देख लिए थे? पिताजी ने देख लिए थे। चलिए यहां तक समझ गए होंगे, तो अब आप आगे देखिएगा। ठीक है, चलिए अब आपको हम आगे लेके चलते हैं। बीच बीच में आपको कुछ अब स्टूडेंट बोल रहे हैं सर आवाज जो है तेज नहीं आ रहा है। ठीक है, आवाज तो ठीक है बाबू, हम तो चेक किए, आवाज आपका एकदम सही है। ठीक है, हो सकता है कि आप अपने मोबाइल का जो है ना थोड़ा सा साउंड जो है आप बढ़ा लीजिए। ठीक है, हम तो बोल रहे हैं, अब क्या करें बताओ, एक तो सर्दी हुआ है, गला पहले से बैठा हुआ है, विशेष जोर दे के बोलेंगे और गला बैठ जाएगा। ठीक है, तो जो आपको पढ़ा रहे हमको लगता है तो वैसे भी पढ़ाने में हमको परेशानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब माइक को भी पूरा हम नजदीक कर लेते हैं। लो, ठीक है, अब आवाज जा रहे हैं, अब आवाज जा रही है एकदम सही से। चलिए, अब आवाज सब कुछ जा रहा है सही से। चलिए हमारे एक स्टूडेंट लिख रहे हैं सर मुझे पहचाने या भूल गया। हम किसी को नहीं भूल सकते। ठीक है, आप भले भूल गए होंगे, कैसे भूल जाए बताओ। ठीक है, चलिए अब आपके टॉपिक में आते हैं। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? जे कृष्णमूर्ति का जो पाठ है आपके बुक में, उस पाठ का नाम है, याद रखिएगा, शिक्षा। क्या नाम है? शिक्षा पाठ इनके द्वारा लिखा गया है। और याद रखिएगा इस पाठ के जो लेखक है जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। पूरा नाम क्या है? याद रखिएगा, जिद्दू कृष्णमूर्ति इनका पूरा नाम है। आगे का आपका प्रश्न है 28 नंबर में कि जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था? अब आप बताइए, नारायण जिद्दू, जे नारायण, नारायण मूर्ति, प्रेम नारायण सिंह। 28 नंबर के प्रश्न का जवाब देना है आप लोग को। चलिए आप लोग फटाफट से जवाब दीजिएगा और हम देखते हैं कि आप लोगों में से किन का पहले आ जाता है। ठीक है, और एक लिखे हैं कि सर कोर्स के लिए रुपया भी लगेगा। एक स्टूडेंट, नहीं बिल्कुल नहीं बाबू, आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारे संस्था कोर्स से आप लोग के लिए जो कोर्स लॉन्च किया गया क्रैश कोर्स, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाके एप्लीकेशन पे भी तो विजिट कर लीजिए। कोई समस्या हुई तो आपको नंबर दिया गया, बात कर लीजिएगा। एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। क्लास आपका यूट्यूब पे लाइव रहा करेगा, 2 वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। एक क्लास आपका शाम 6 बजे एकदम लगातार लाइव आपको मिलेगा। बाकी आपको जो है मटेरियल मिलेगा, जो भी क्लास का A4 साइज नोट्स, फाइनल PDF, वो सब आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। पैसा देने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आपका यहाँ पे आपका हो गया नारायण जिद्दू। क्या हो गया? नारायण जिद्दू। अब आगे का प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन है? अभी जस्ट हम चर्चा किए थे इसके बारे में कि जे कृष्णमूर्ति की रचना कौन सा है। जे कृष्णमूर्ति की रचना जो है, इसके रचना का नाम है शिक्षा। राइट आंसर आपके क्या आ जाएंगे? याद रखिएगा, शिक्षा जे कृष्णमूर्ति की क्या है? रचना है। अब आगे का प्रश्न आपका है, हाँ यहां से आगे आपका उच्चारण वर्ण से संबंधित प्रश्न। ठीक है, अब आप बताइएगा हमको कि फ वर्ण जब आप बोलते हो, क्लास 10 में आप पढ़े होंगे। ठीक है, फ बोलते हो ना, प फ ब भ म, तो ये कहाँ उच्चारण स्थान हमारे मुख्य बिंदु में कहाँ होंगे? आप बोल के देखिए, ये क्वेश्चन आपको एकदम आराम से आज हो जाएगा। प वर्ग में आप प बोल रहे हो, फ बोल रहे हो, ब बोल रहे हो, म बोल रहे हो, ये सब देखना आपका दोनों होठ सट जाएगा, दोनों होठ एक दूसरे को टच करेगा। ठीक है, तो सीधा सीधा उसका आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पे तालु दिया है, मूर्धा दिया है, ओष्ठ दिया है, ओठ। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ओष्ठ, यानी आपके दोनों होठ सट रहे हैं। तो प फ ब भ म जब भी आएगा प वर्ग पूरा
तो याद रखिएगा उसका उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा ओस्ट। अब आपका हो गया ए वर्ण का, ए वर्ण जो है यह किस स्वर का उदाहरण है? ए आप बोलते हैं ना, ए ऐ ओ औ, आप बताइएगा यहाँ पे ये ह्रस्व होंगे, दीर्घ होंगे, पुलुत होंगे, लघु होंगे, क्या होंगे? 31 नंबर के प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा। ह्रस्व में बताइए, ह्रस्व, दीर्घ, पुलुत। ठीक है, अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है, आंसर आप लोग इसका बताइएगा। सर ये कोर्स इंग्लिश मीडियम में है या नहीं? नहीं बाबू, ये इंग्लिश मीडियम में नहीं है अभी आप लोग का ये हिंदी मीडियम में। किस मीडियम में है? हिंदी मीडियम में। ठीक है, चलिए आप लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये आपका किस मीडियम में है? ये आपका हिंदी मीडियम में है। ठीक है, देखो आप स्वर वर्ण पढ़े होंगे, ह्रस्व पढ़े होंगे, दीर्घ पढ़े होंगे, पुलुत पढ़े होंगे। ह्रस्व, दीर्घ और पुलुत। ठीक है, ह्रस्व, दीर्घ और पुलुत आप लोग बताइएगा। और थोड़ा हम बीच में एक बार पानी भी पी लेंगे। ठीक है सर, थोड़ा पानी मंगा दीजिए। चलिए इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर देखोगे आपके पुलुत होंगे नहीं, लघु तो होंगे नहीं, कंफ्यूजन आपका ह्रस्व और दीर्घ में बना है। तो इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे ये बताइएगा। चलिए ऐप पे क्लास है सर, एकदम ऐप पे है। तो चलिए इसका राइट आंसर आपका ये हो गया। अब आपको आगे लेके चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन आपका है, अंघो का उच्चारण स्थान बताइए। अंघो, को खो गो घो, अंघो। अंघो अनुनासिक में भी आते हैं, याद रखिएगा। यदि अनुनासिक नहीं है तो क्या होगा? ये तो क वर्ग में आ जाएगा। क वर्ग में कंठ, तालु, मूर्धा। अब को खो गो घो अंघो, याद रखिएगा। को खो गो घो और अंघो, ये यदि अनुनासिक यहाँ पे एग्जाम्पल में रहता तो नाक पे भी जोर पड़ता। ठीक है, अब इसका राइट आंसर आप लोग कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आप क्या हो जाएंगे? तालु तो कभी होगा नहीं। ठीक है, मूर्धा भी नहीं होंगे आपके, ओष्ठ भी नहीं होंगे। इसका राइट आंसर आपका हो जाएंगे कंठ। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका जो भी आंसर आप दिए हैं याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर जो भी आप ए दिए हैं बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। सर व्याकरण का इंतजार था, व्याकरण आपका आ गया, आगे का आप जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होंगे? टो का। अब टोठा बोल के देखिए, टो ठो डो ढो नो जब आप टो बोलते हो ना तो आपका जो जीभ है ना, याद रखिएगा, वह ऊपर के जो हमारे ये दांत हैं, जबड़ा, इसके ऊपर टच कर रहा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं मूर्धा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूर्धा बोलते हैं। यानी कि टो हो गया आपका, ठो हो गया, डो हो गया, ढो हो गया, नो हो गया। ये सब जो आते हैं ना, याद रखिएगा, यह कहाँ से? मूर्धा से उच्चारित होता है। तो अब यदि आपसे टो पूछ ले, ठो पूछ ले, डो पूछ ले, ढो पूछ ले, याद रखिएगा ये आपके किस में आ जाएंगे? मूर्धा में आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई चीजें? तो चलिए अब आपको हम आगे लेके चलते हैं। आगे आपके यहाँ पे आगे बो का उच्चारण स्थान, पो फो बो भो मो। ये तो अभी आप देख लिए थे। पो फो बो भो मो का जो उच्चारण आएंगे या किस में आएंगे बताइएगा। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएंगे? पो फो बो भो मो। तो इसमें आपका आ जाएंगे ओष्ठ। क्या आ जाएंगे? ओष्ठ आ जाएंगे। ठीक है, बो का उच्चारण आपके ओष्ठ आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब व्याकरण से अब आगे क्वेश्चन है, यह संज्ञा से क्वेश्चन है कि झुंड शब्द कौन सा संज्ञा है। ठीक है, चलिए ये बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए। चलिए बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में आप बताइएगा, इसके बारे में आप लोग बताइएगा। चलिए आप लिख रहे हैं सर न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा? सर क्लास 12th का। ठीक है, अभी आप 11 में क्या बाबू लोग? ठीक है, तो चलिए आप लोगों का जो है, जो हम बोले कि आप बोले कि सर क्लास 12th का, वो आपको दिख जाएगा। जनवरी तक का वेट कीजिए। अभी तो हमारे जो स्टूडेंट एग्जाम देने वाले उनके लिए यह बैच लाया गया है। तो कोई बात नहीं, आप आगे जाकर भी तो 12th की एग्जाम नहीं बनोगे। फिलहाल आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? झुंड शब्द जो है यह समूहवाचक है। कैसे किस प्रकार के संज्ञा में आएंगे? समूहवाचक संज्ञा में आएंगे आपके झुंड शब्द। ठीक है, आगे का प्रश्न ले। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, वाराणसी शब्द। वाराणसी शब्द संज्ञा के देखोगे आप, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं संज्ञा का, आपको पता है कि संज्ञा के भेद यदि पूछा जाए आपके एग्जाम के सिलेबस के अनुसार, ध्यान रखिएगा, संज्ञा के भेद 5 भेद, जिसमें आप देखोगे कौन कौन सी संज्ञा पढ़े हो। यहाँ तो 4 आपको दिख रहा होगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। एक नहीं लिखा है जो है द्रव्यवाचक। ठीक है, द्रव्यवाचक नहीं लिखा गया है। अब देखिए वाराणसी किसी खास जगह का नाम है, तो खास जगह के नाम में आप किसको रखते हो? व्यक्तिवाचक, जिसको आप अंग्रेजी में पढ़े होंगे। ठीक है, क्रिस सर आपको तो अंग्रेजी देखोगे बड़े मजाकिया अंदाज में, एकदम अलग अंदाज है उनका। तो वो पढ़ाते हैं देखोगे एकदम लगेगा
कि हाँ एक्टिंग करने की जो देखोगे बातें, मतलब जो क्रिस सर करते हैं लाइव में, तो वो एकदम गजब का उनका है। ठीक है, बाकी देखोगे हमसे ज्यादा कुछ नहीं हो पाता है। मतलब क्या कि कैमरा के सामने आकर के सभी लोगों में उस तरह की जो है मतलब है, लेकिन हमें थोड़ा कम है, क्रिस सर थोड़ा अधिक है इस मामले में देखोगे। और पढ़ाते भी, कल हम उनका भी क्लास देख रहे थे, क्रिस सर का भी एकदम जबरदस्त ढंग से चश्मा उश्मा लगा के आए थे। ठीक है, और आप लोग को भी देखोगे मजा आ रहा था उस क्लास में। खैर आपको इस क्लास में भी मजा आ ही रहा होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे, वाराणसी जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब आपको हम आगे लेके चलते हैं। वैसे हमारे देखोगे बहुत ही दिल के करीबी दोस्त हैं वो हमारे। ठीक है, और उनके साथ में एकदम मजाक वाली बातें होती है, कभी कभी हमको भी बोल देते हैं सर, सर आप भी कभी कभी ये मतलब चश्मा उश्मा लगाया कीजिए, दिखाया कीजिए। ठीक है तो खैर वो अलग बात है, वो आपस में वो बात होती रहती है। मजाक के तौर पे आप देखोगे जिस दिन हम लाइव थे उनके साथ में भी वो मेरे मतलब मेरा मजाक उड़ा दिए थे बीच में। तो दोस्ती दोनों के बीच का बहुत ही बेहतरीन है, और भगवान करे कि यह दोस्ती हम दोनों का एकदम अच्छी तरह से बना भी रहे। चलिए अब यहाँ पे आपको हम बताते हैं, ये आपका है कि जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा चलिए द्रव्यवाचक संज्ञा। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर आपका, आप अपना नाम बताइए। अरे मैं तो शुरू में इंट्रोडक्शन आपको दिया था। ठीक है शुरू में इंट्रोडक्शन दिया था रोहित सर। ठीक है, तो आप भूल गए क्या। चलिए अब आपको हम आगे लेके चलते हैं। सर थैंक यू सर, पानी आप ला के दिए हमको चलिए आप लोग जवाब दीजिएगा आगे का प्रश्न आप लोग के लिए हम लेके आ रहे हैं। ये रहा आपका आगे का प्रश्न। भीड़ शब्द जो है यह किस प्रकार की संज्ञा, भीड़ हो गया, झुंड हो गया, मेला हो गया, परिवार हो गया। आपके एग्जाम में ध्यान रखिएगा परिभाषा कम पूछ के एग्जाम्पल अधिक से अधिक पूछा जाता है, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, कारक हो, सब के बारे में। तो इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे बताइएगा। तो भीड़ शब्द में, भीड़ में आपके हो जाएंगे समूहवाचक संज्ञा। क्या हो जाएंगे, समूहवाचक संज्ञा। अब थोड़ा सा बीच में हम पानी भी पी लेते हैं। वाह, देखिए हमारे के स्टूडेंट जो हैं कितने मानने वाले हैं, वो बोले अरे भाई रोहित सर हैं। ठीक है, वाह क्या बात है, आप हमारे सपोर्ट में देखोगे हमारे स्टूडेंट भी बीच बीच में आ जाते हैं कि सर रोहित सर हैं। वाह, आज आप जान भी गए होंगे मेरा नाम। ठीक है अब ये देखोगे वो वाले बात आधा आ गए। सलमान खान कोई पिक्चर में बोलते हैं स्वागत तो करो हमारा। ठीक है, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। वो देखो हम तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे स्वागत तो करो हमारा, जबरदस्ती तो स्वागत करवा नहीं सकते हैं, हम सलमान खान तो है नहीं। ठीक है, तो चलिए अब आप आगे देखिएगा। कुर्सी शब्द जो है, कुर्सी शब्द किस प्रकार की संज्ञा होगी। तो कुर्सी में यहाँ देखिएगा कुर्सी का कोई ब्रांड नहीं है। कुर्सी बोले तो आप जैसे किसी बच्चे को बोलोगे बाबू कुर्सी लेके आना, तो कोई कुर्सी लेके आ गया। अब आप बोलोगे अरे पगला प्लास्टिक वाला कुर्सी लेके आओ, तो वो पूछेगा अच्छा प्लास्टिक वाला में भी, यदि आपके घर में 3-4 गो प्लास्टिक वाला कुर्सी होगा तो उसमें अलग अलग ब्रांड लिखा होगा, तो आपको ब्रांड भी बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुर्सी की बात किया तो सारे कुर्सी आ गए ना, तो इसका राइट आंसर आपके जातिवाचक आ जाएंगे। यदि आप कहते देखो मेरे घर में जो है नील कमल का कुर्सी है वो लेके आओ, तब यदि नील कमल आ जाती तब वो कहाँ चले जाते, व्यक्तिवाचक में। ठीक है, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। चलिए आपको हम आगे लेके चलते हैं यहाँ तक। चलिए ठीक है सर एप्लीकेशन पे एक स्टूडेंट लिख रहे हैं कि सर बायोलॉजी का जो है पीडीएफ नहीं मिला, मिल जाएगा। हो सकता है अपडेट नहीं हुआ होगा या उस चीज को अपडेट नहीं किया गया होगा, तो वो आपको बहुत जल्द ही मिल जाएगा मो वर्ण का उच्चारण स्थान अभी तुरंत हम बोले थे, पो फो बो भो मो। ठीक है, आप एक बार ध्यान रखिएगा यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार फिर जोर लगाइए, आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास में मजा आ रहा है तो आप लिखिएगा यस सर। किसी भी प्रकार का कोई स्टूडेंट को कोई परेशानी तो नहीं, अभी तक आप जो लाइव जुड़े हुए हैं आप सभी को मजा आ रहा है तो दिल वाले इमोजी आप जरूर भेजिएगा, यस सर दिल से मजा आ रहा है। ठीक है, चलिए अब बाकी देखोगे राहुल गांधी का जो डायलॉग है, ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। ठीक है, तो जरूर ये मजा आप सबको मिलना चाहिए, आपको भी मिलना चाहिए, आपके दोस्त को भी मिलना चाहिए। ठीक है, अच्छी चीजों का, पढ़ाई का तो मजा मिलना ही ना चाहिए। चलिए, और जब आप हमसे जुड़ जाइएगा तो इतना हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि मजा आपको बिल्कुल आएगा। ठीक है, ये नहीं कि हम आपसे ध्यान रखिएगा कि कनेक्ट कैमरा के माध्यम से हुए हैं, इंटरनेट के माध्यम से हुए हैं,
तो भी ध्यान रखिएगा, हमें ऐसा लगता है कि आप मेरे सामने बैठे हो, ये फील होता है आप लोग का कमेंट को देख करके, तब तो देखोगे हम कैमरा के सामने मुस्कुरा पाते हैं, नहीं तो फिर नहीं हो पाता ना। ठीक है, तो आप एकदम दिल के करीब हैं, मन के करीब हैं, तभी जाकर के इतना मजा भी आ रहा है क्लास में। ठीक है, अब बाकी जब लगातार जुड़ोगे तो लगेगा कि एक संबंध बन गया आपसे। कुछ हमारे स्टूडेंट जो जुड़े होंगे पहले से भी जान रहे होंगे, बाकी जो नहीं जुड़े हैं, मैं इतना भरोसा आपको दिला सकता हूँ कि जब आप क्लास कंटिन्यू करोगे आपको लगेगा कि यस सर, एक अपनत्व वाली फील हो रही है हम लोगों को आपके साथ। ठीक है, तो चलिए अब आपका आगे क्वेश्चन है कि योरोलोवो, जो योरोलोवो यह कौन से व्यंजन वर्ण में आते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन वर्ण में आते हैं, ऊष्म में आते हैं, अंतःस्थ में आते हैं, या इनमें से कोई नहीं। बताइए ये किस, इसमें योरोलोवो को आप किसके अंतर्गत रखोगे। ठीक है, चलिए राइट आंसर आपका जो भी दे रहे हैं अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, बिल्कुल राइट आंसर आप किए हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन में आपके तीनों सौ आ जाते हैं। 300 में आप क्या पढ़ते हो, तालव्य सौ, ठीक है, मूर्धन्य सौ, ये मूर्धन्य सौ, फिर आपके दंत सौ आते हैं, फिर आपके हो आ जाते हैं, इसी में आ जाते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्पर्श नहीं ऊष्म में। अब आगे का प्रश्न है कि पोआ का जो उच्चारण स्थान होता है, पोआ आप बोलते हो, पोआ फो बो भो मो जो आप बोलते हो, तो पोआ वर्ण का जो उच्चारण है ये आपके आते हैं, याद रखिएगा। पोआ का उच्चारण कहाँ से होता है, पोआ का उच्चारण आपके ओठ से होते हैं। ठीक है, पोआ का उच्चारण कहाँ से होते हैं, ओठ यानी ओष्ठ से आपके पोआ वर्ण का उच्चारण होता है। अब आपका अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण है। देखिए हम एक तरफ से चीजों को रखे भी हैं, अब आपका आ गया सर्वनाम से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति कौन है, इस वाक्य में कौन किस प्रकार का सर्वनाम है। तो ऐसा लगेगा जैसे लग रहा है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो किस प्रकार का सर्वनाम होगा, तो आप सीधे बोलोगे सर इसमें आ जाएंगे प्रश्नवाचक, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है। आप किसी बच्चे से पूछते हो, अच्छा बताओ बाबू कि भारत के राष्ट्रपति अभी कौन है, तो आप जो सेंटेंस यूज किए बोलने के लिए किस प्रकार की संज्ञा में, तो प्रश्नवाचक संज्ञा में। तो राइट आंसर आपके हो जाएंगे प्रश्नवाचक संज्ञा। क्या हो जाएंगे राइट आंसर, प्रश्नवाचक संज्ञा हो जाएंगे। कौन आ रहा है, यहां पे भी देखोगे आप क्वेश्चन ही तो कर रहे हो, कौन आ रहा है। ठीक है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, याद रखिएगा प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, इसमें भी आप क्वेश्चन कर रहे हो कौन आ रहा है। ठीक है, तो कौन आ रहा है आप क्वेश्चन कर दिए व्यक्ति से, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्रश्नवाचक संज्ञा। क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है कुछ खा लो, यहाँ पे अब पता ही नहीं है, आप जैसे आपको कोई बोले आपके घर में, जैसे आप बोलते हो ना कि हमको भूख लगे कुछ खाने को दो। ठीक है, या आपको भूख लगा, कोई बोला कि जाओ ना घर में कुछ होगा खा लो, लेकिन अब यहाँ बात निश्चित है कहाँ कि घर में क्या है नहीं है, पता तो नहीं है। तो याद रखिएगा जब बात पता नहीं होगा तो आप क्या रखोगे, और यहाँ पर निश्चयवाचक है और अनिश्चयवाचक है, प्रश्न है, प्रश्नवाचक है, निजवाचक है, तो आप बोलोगे कि जब पता ही नहीं है तो इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर आपके हो जाएंगे और निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएंगे याद रखिएगा, और निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। चलिए आपका ये अगला प्रश्न ये रहा, पर्वत शब्द का विशेषण क्या होता है, पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा। अब क्वेश्चन आपके आगे विशेषण से संबंधित, तो आपको बताना है कि पर्वत शब्द का जो है विशेषण क्या होगा। तो पर्वत शब्द का यदि आप विशेषण करोगे, पर्वत, पार्वती या पर्वतीय या पवित्र, बताइए इसका आंसर क्या होंगे। अब एक बार हम आपका कमेंट भी देख लेते हैं, क्या आंसर हो जाएंगे बताइए इसका। इसका राइट आंसर आपके क्या आ जाएंगे, पर्वत शब्द का विशेषण आपके हो जाएंगे पर्वतीय। 46 नंबर का आंसर आपके हो जाएंगे पर्वतीय। और आप लोग यहाँ आ जाइए चलिए यहाँ तक, हाँ आपका आ गया राइट आंसर। अब आपको हम आगे लेके चलें, चलिए बिल्कुल सही आंसर आप दिए हैं। अब आपका आगे का प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे आगे का प्रश्न है कि प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा। बताइए आप सभी स्टूडेंट कि प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा। प्राथमिक, प्रयास, प्रार्थना, पृथक, ये सब तो बिल्कुल अलग ही हो गया। प्रयास बिल्कुल इससे हट के, प्रार्थना भी, पृथक भी, एक ही आपको इसमें सूटेबल ऑप्शन दिख रहा हो। कुछ में तो देखोगे सीधा सीधा ऑप्शन ही क्लियर नजर आते हैं कि राइट आंसर होगा क्या। ठीक है, अब आपका आगे का प्रश्न रहा ये, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा। भारतीय तो होगा नहीं, देशीय तो होगा नहीं, प्रादेशिक भी नहीं होगा, राष्ट्रीय के ऑप्शन है रिलेट कर रहा है आपका क्या, राष्ट्रीय। तो राइट आपका आंसर हो जाएंगे क्या, राष्ट्रीय हो जाएंगे। अब आपका आगे का प्रश्न है समाज शब्द का विशेषण क्या होगा। समाजी होगा, समाजू होगा, या सामाजिक या असामाजिक। तो समाज का विशेषण आपके राइट आंसर हो जाएंगे, समाज का विशेषण क्या हो जाएगा,
समाज का विशेषण हो जाएगा सामाजिक। पगड़ी रखना, अब आपके आगे मुहावरा से, ठीक है। पगड़ी रखना मुहावरे का क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है। गर्मी होना, सिर खुजलाना, इज्जत बचाना, इज्जत उतारना। यहां लिखा है पगड़ी रखना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, बताइए आप लोग। पगड़ी रखना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। गर्मी होना तो होगा ही नहीं, सिर खुजलाना भी नहीं होगा, तो नहीं बोलता कि आप हमारा पगड़ी रख लीजिए, ठीक है। पगड़ी रखने के सेंस में बताइए, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएंगे। सर मेरा नाम बोल दीजिएगा प्लीज। वाह, हमारे कमल यादव देखोगे कि स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि सर मेरा नाम ले लीजिएगा। ले लिया आपका बाबू हम नाम, ठीक है। चलिए अब इसमें से कुछ स्टूडेंट और भी आएंगे, कहेंगे सर मेरा भी नाम लीजिए, ठीक है। अब आप अपना नाम लेवाते लेवाते ऐसा पता चलेगा कि हम नाम ही लेते में रह गए। खैर कोई बात नहीं, ठीक है। आपका नाम हम लास्ट में सबका लेंगे, आप में से कौन कौन जुड़े हुए थे। और आप जो है बुरा मत मानिएगा किसी स्टूडेंट का यदि हम नाम नहीं ले पाए तो राइट आंसर आपके हो जाएंगे इज्जत बचाना। यस, जो भी स्टूडेंट इज्जत बचाना कमेंट किए हैं बिल्कुल सही आंसर आपका। नाच नचाना, नहीं बोलता है हम तुमको नाच नचा देंगे, देखना यहाँ धमकी मिलता है कभी नाच नचाने वाली बात में। मान करना, तंग करना, नृत्य करना, शिष्ट होना। बताइए नाच नचाने के सेंस में क्या होता है। नाच नचाने का मतलब देखोगे धमकी भरी शब्द है ये नाच नचाने का। मुहावरा में भी तो लोग हमारे गांव में बात करते हैं, ठीक है। देखोगे कोई पत्नी अपने पति से गुस्सा कर ली तो बोलेंगे आप हमको समझते क्या हो, नाच नचवा देंगे आपका हम, ठीक है। तो ऐसा नहीं को पति से डांस देखेगी तुमको नाच करवाएंगे। नाच नचाने का मतलब यहाँ होता है समझिएगा तंग करना, ठीक है, परेशान कर देना, इसी को हम बोलते हैं नाच नचाना। चलिए सर एक बार चश्मा, अरे चश्मा जो है ना सर मतलब चश्मा जो है वो क्रिस सर का चश्मा, वो क्रिस सर जो है वो लेके भाग गए, क्या पता आज वो 10th में आए हैं लाइव, तो फिर कहीं उसको चश्मा की जरूरत पड़ जाए। गाना गा रहे हो गोले गोले मुखरे बेचारा, वो काला काला चश्मा, ठीक है तो क्या पता फिर वो चश्मा हम उनका चश्मा लेके आ जाते तो फिर हम वो कैसे लगाते। देखोगे तो दोस्त के लिए थोड़ा बहुत त्याग करना जरूरी नहीं होता है। चश्मा वो ढूंढने लगेंगे तो फिर हम उनका चश्मा लेकर आ जाएंगे तो फिर वो क्या पहनेंगे। और उन पे थोड़ा ये सब चीजें अधिक सूट करता है, धीरे धीरे करके देखोगे हम भी सोचेंगे उस तरह की आदत को डालने के लिए। खैर अब आप आगे देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे का प्रश्न है तूती बोलना। नहीं बोलता कि इस आदमी का इस गांव में इस एरिया में तूती बोलता है। तूती बोलने के सेंस में समझिएगा तोता जैसा बोलना नहीं, ये तो होगा ही नहीं। प्रभाव खोना ये भी नहीं होगा, और प्रभावित करना ये भी नहीं होगा। प्रभाव जमाना, जिसको आप अभी के ट्रेंडिंग सोर्स में बोलते हो अपना भौकाल जमाना, समझे। भौकाल जमाना इस आदमी का देखोगे अभी यहाँ पर क्या है, भौकाल है, प्रभाव है इसका, ठीक है। सर 31 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा। अच्छा अमोल कुमार लिख रहे हैं, हम देख लेंगे अमोल बाबू 31 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। होगा तो उसको हम सही कर देंगे, हो सकता है मे भी, ऐसा नहीं कि देखोगे कि नहीं हो सकता, हम चेक कर लेंगे। आंखों का तारा होना, ठीक है, मुहावरे का क्या अर्थ होता है, ठीक है। फूलों का तारों का सबका कहना है, अब बाकी का लाइन आप जोड़ लीजिए, लेकिन यहाँ है आंखों का तारा होने का क्या सेंस है। आंखों का तारा होने का मतलब होता है, याद रखिएगा, आंखों का तारा होने का मतलब होता है प्रिय होना, ठीक है। प्रिय होना, आंखों का तारा होने के सेंस में क्या होगा, प्रिय होना। सर टेस्ट कैसे हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपका टेस्ट नहीं हो रहा है बाबू, टेस्ट आप लोगों का होगा कब, एग्जाम आपका जब सेंटअप खत्म हो जाएगा ना उसके बाद आप लोगों का एप्लीकेशन पे टेस्ट लिया जाएगा। अभी कोई टेस्ट नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। अब आ जाइए, आप काव्य खंड की भी तो बात किए थे, हमारे कुछ स्टूडेंट जो शुरू में जुड़े थे, तो उधर गद्य खंड के क्वेश्चन आप देखे थे, व्याकरण देखे, फिर आपके काव्य खंड के बाद फिर कुछ व्याकरण का क्वेश्चन आप देखिएगा। अब आप आ जाइए, जिसका आपका था इंतजार वो घड़ी आ गई, ठीक है। आप सभी बोले थे ना कि सर काव्य खंड कहाँ है, तो काव्य खंड यहाँ है। जायसी किस भाषा के कवि हैं बताइए। जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी पूरा इनका नाम है, और आपका देखिएगा जो बुक में है ध्यान रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी का कविता है, ठीक है। और उस कविता में रानी पद्मावती के बारे में ये जिक्र किए हैं, राजा रत्नसेन के बारे में जिक्र किए हैं, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जिक्र किए हैं। तो आप इसका इसका बताइएगा आंसर क्या हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप बताइएगा। यस दीपक कुमार आप लिखे हैं, हम 31 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है, वो हम आपको बता देंगे। इसमें जो पीपीटी निकला है ना थोड़ा सा हमको बैक करने में समय लगेगा, हम लास्ट में आपको हम बता देंगे, ठीक है। चलिए चलिए इसका राइट आंसर आप बताइए क्या हो जाएंगे। चलिए आशुतोष नाम लीजिएगा सर मेरा। चलिए यहाँ का आंसर आप बताइएगा, ये किस भाषा के कवि थे जायसी।
ठीक है, इसका राइट आंसर आपके हो जाएंगे अवधी भाषा के ये कवि थे। किस भाषा के कवि थे? अवधी भाषा के। चलिए एक बार आप लोग फटाफट से अब आगे आप चलिए, और तब तक बीच में एक बार फिर पानी पी लेते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए अब आपका आगे क्वेश्चन है कि जायसी की किस रचना में, जायसी की रचना निम्न में से कौन सा है? करबक, छप्पे, कबित या उषा। देखिएगा इनकी जो रचना है, ध्यान रखिएगा, अब हम बता देते हैं। छप्पे जो रचना है यह है नाभा दास के, आपको पता होनी चाहिए। छप्पे रचना किनके हैं? नाभा दास के। कबित जो है यह रचना किनके हैं? भूषण के। ठीक है, भूषण के यह रचना है। और बात करें मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है करबक। क्या राइट आंसर आपके हो जाएंगे? करबक हो जाएंगे। चलिए आपको हम आगे लेके चलते हैं। अब आप पे के स्टूडेंट फिर लिख रहे हैं सर इसका जो है कब आएगा सर न्यू बैच, तो वो हम आपको बता देंगे। एकदम हम देख लेंगे, हम आपको तो बोल ही दिए कि सर 19 नंबर का देख लीजिएगा, एकदम देख लेंगे। ये देखिए, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? बताइएगा, चित्ररेखा जो है यह किस कवि की रचना है? ये आप सभी को बताना है कि चित्ररेखा जो है किस कवि की रचना है। जायसी की रचना है, सूरदास की है, तुलसीदास की है, नाभादास की है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? बताइए आप, इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे? चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा जो है यह मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। आगे का क्वेश्चन आपका ये रहा कि प्रेम के पीर कवि किसे कहे जाते हैं? प्रेम के पीर कवि जो बोले जाते हैं, याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी को। मलिक मोहम्मद जायसी को क्या माने जाते हैं? प्रेम के पीर कवि। क्या माने जाते हैं? याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर कवि माने जाते हैं। करबक शीर्षक कविता किसने लिखी है? करबक शीर्षक कविता जो है आपके, अभी हम तुरंत चर्चा किए थे इस प्रश्न के बारे में कि करबक शीर्षक कविता जो है यह लिखे गए हैं मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। तुलसीदास के द्वारा लिखे गए हैं पद, तुलसीदास के 2 पद हैं आपके बुक में, एक सूरदास के पद हैं, याद रखिएगा, दूसरा किनका पद है? तुलसीदास का। एक किनका पद है? तुलसीदास का। एक है सूरदास का। कबीरदास का तो इनमें आप में है ही नहीं चैप्टर में, कबीरदास के बारे में आपके चैप्टर में नहीं है। अब आपका आगे का प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन से कवि सगुण भक्ति धारा के कवि रहे थे? कौन से कवि सगुण भक्ति धारा के कवि हैं? देखोगे सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा समझिएगा, हिस्ट्री में भी ये चैप्टर में है। सगुण भक्ति धारा में भगवान के मूर्ति रूप का पूजा करते हैं हम लोग, मूर्ति बना करके। और निर्गुण भक्ति धारा के जो भी संत हुए उनका मानना होता है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान निराकार होते हैं। भगवान कैसे होते हैं? भगवान निराकार होते हैं। तो निम्न में से कौन सगुण भक्ति धारा के कवि हैं? सूरदास जी जो हैं यह सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण जी के ये परम भक्त थे। आप बोलेंगे सर ऐप का सर लिंक भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप डाउनलोड किए हैं लेकिन नहीं खुलता है हमसे। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, हम ये करवा देंगे, आपका लिंक शेयर करवा देंगे। चलिए अब आपको हम आगे लेके चलते हैं। ठीक है, आगे का प्रश्न आप देखिएगा, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? विद्यापति को, सूरदास को, तुलसीदास को या कबीरदास को? पता है इसका राइट आंसर 60 नंबर का। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? ठीक है, हिंदी साहित्य का सूर्य बोला जाता है किनको? सूरदास जी को। अब आगे का आपका प्रश्न है कि तुलसीदास का अस्थाई निवास स्थान जो है यह कहाँ था? तुलसीदास का अस्थाई निवास स्थान की यदि आप बात करोगे तो इनका अस्थाई निवास स्थान है काशी में। किस जगह? याद रखिएगा, अस्थाई निवास स्थान तुलसीदास जी का है काशी में। अब आपका आगे का प्रश्न है कि नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। आप सूरदास के पद में देखिए, नहीं तुलसीदास के पद में, याद रखिएगा, ये अपनी बातों को सीता जी के सामने रखते हैं और वो कहते हैं कि आप भगवान राम से जब मिलोगे ना तो उनके सामने मेरे बारे में यह जिक्र कर दीजिएगा कि आपके जो दास है ना वह बड़ा दीनहीन दयनीय अवस्था में है, भगवान उन पे कुछ कृपा दया कर दीजिए। ठीक है, और ये है, याद रखिएगा, तुलसीदास के पद में, क्योंकि याद रखिएगा सूरदास जी जो हैं यह भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, और तुलसीदास जी जो हैं यह भगवान राम के परम भक्त थे, जिन्होंने रामचरितमानस भी लिखे हैं। तो यह जो पंक्ति है यह किस शीर्षक कविता के? तुलसीदास के पद से लिया गया है। किससे लिया गया यह पंक्ति? तुलसीदास के पद से। तुलसीदास का जो सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है
तुलसीदास जी का जो सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, उस महाकाव्य का क्या नाम है? तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, इसका नाम है रामचरितमानस। क्या नाम है? याद रखिएगा, रामचरितमानस तुलसीदास जी के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य हैं। अब आगे का आपका प्रश्न है कि छप्पय क्या है? छप्पय कविता, आपको पता है कि छप्पय कविता 6 छंदों में लिखा गया है नाभादास जी के द्वारा, और यह राइट आंसर इसके हो जाएंगे छंद है। यह क्या है? छप्पय क्या है? छंद है। अब आपका आगे का प्रश्न है, देखिएगा यहाँ पे, नाभादास जी जो हैं यह किस प्रकार के भक्त कवि थे? नाभादास जी जो हैं किस प्रकार के भक्त कवि थे? तो नाभादास जी जो हैं, याद रखिएगा, यह सगुनो उपासक राम भक्त कवि। किस प्रकार के कवि हैं? सगुनो उपासक राम भक्त कवि थे ये। नाभादास किसके समकालीन थे? मतलब जिस समय नाभादास हुए थे, कवि के रूप में जाने जाते थे, तो उस समय देखोगे भारत में जो प्रसिद्ध कवि थे ना, वो थे कौन? तुलसीदास जी। इनके समकालीन थे कौन? नाभादास। नाभादास किनके समकालीन थे? तुलसीदास के समकालीन। अब आपका आगे का प्रश्न है, रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? रत्नाकर त्रिपाठी जो हैं यह कवि भूषण के पिताजी थे। किनके? कवि भूषण। और कवि भूषण के जो कविता लिखे गए हैं, जिस कविता का नाम है कवित्त वीर रस में, और इस कविता में याद रखिएगा भूषण ने दो व्यक्ति के बारे में जिक्र किया है, महाराजा छत्रसाल और शिवाजी के बारे में। इन्होंने शिवाजी के बारे में जिक्र किया है, और एक व्यक्ति हैं महाराजा छत्रसाल के बारे में जिक्र किए हैं। ठीक है, ये अपने कविता में इन दोनों व्यक्ति के वीरता के बारे में बताया है। और इनका कविता जो लिखा गया है ना, वह कविता किस रस में लिखा गया है? वीर रस में। कविता में ध्यान रखिएगा, वीर रस में कविता लिखा गया है। शिवाजी के बारे में और छत्रसाल के बारे में बताए ही अपने कविता में। आगे का प्रश्न आपका ये रहा। प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन छायावादी कवि हैं? छायावादी कवि, ध्यान रखिएगा, उनको माना जाता है जिनके कविता में प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया गया हो। प्राकृतिक दृश्य मान के चलिए कि पेड़ पौधा, नदी, झरना, या आसमान में इंद्रधनुष उगा हुआ है, या रात में चांद तारे दिख रहे हैं, ठीक है, सुबह का आकाश, शाम का आकाश, उसके बारे में, यानी प्राकृतिक दृश्य का वर्णन जिस कविता में किया जाता है ना, उस कविता को हम लोग कौन सा कविता बोलते हैं? याद रखिएगा, छायावादी कविता बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर आप समझिएगा। चलिए इसका राइट आंसर दीजिएगा। आप लोग कमेंट में जो है एक दूसरे के पीछे लगे हुए क्यों हैं? ठीक है, आप लोग जवाब देने पे तो ध्यान दीजिए। तो इसका राइट आंसर भूषण तो होंगे नहीं, जयशंकर प्रसाद, विनोद कुमार शुक्ल या नाभादास। इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे बताइएगा? इसका राइट आंसर आपके हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। ठीक है, राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद। अब आगे का प्रश्न आप देखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान का आपकी किताब में एक कविता है, जिस कविता का नाम है पुत्र वियोग। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान का कविता का क्या नाम है आपकी किताब में? जो है इस कविता का नाम है पुत्र वियोग। ठीक है, ये हम आपको लिख दिया। अब इनके पति का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि इनके पति का नाम क्या है, तो आप बताइए इनके पति का क्या नाम है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर राम सिंह, ठाकुर कृष्ण सिंह, ठाकुर राजा सिंह। इनके पति का नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। क्या इसके राइट आंसर हो जाएंगे? ठाकुर लक्ष्मण सिंह इसके राइट आंसर हो जाएंगे। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? मेरा खोया हुआ खिलौना। देखो कि कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान जब अपने छोटे बेटे को याद करते हैं, इस कविता में ये कहते क्या है कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह पंक्ति आपके पुत्र वियोग शीर्षक पाठ से है। किस पाठ से है? तो राइट आंसर आपके हो जाएंगे पुत्र वियोग शीर्षक पाठ से यह पंक्ति आपका लिया गया है। राख से लिपा हुआ चौका, ये क्वेश्चन है आपके कि राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति राख से लिपा हुआ चौका गीला पड़ा है। ठीक है, यह देखो उषा कविता में दिया गया है कि राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह पंक्ति की यदि हम लोग बात करें तो यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यह पंक्ति है उषा शीर्षक कविता की। किस शीर्षक कविता की? उषा शीर्षक कविता की। आगे हैं, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सा है? प्रकृति का वर्णन। और उषा कविता में देखोगे सुबह के समय का जो आकाश होता है ना, उसके बारे में वर्णन किया गया, बताया गया है। तो प्रकृति का वर्णन संबंधित कविता कौन है?
उषा, कौन सा कविता याद रखिएगा, उषा कविता है प्रकृति वर्णन से संबंधित। रघुवीर सहाय की कविता निम्न में से कौन सा है? रघुवीर सहाय, पुत्र वियोग तो होगा नहीं, क्योंकि अभी हम जस्ट आपको बताए थे कि ध्यान रखिएगा इनका होगा सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये तो होगा ही नहीं, ये तो पहले ही क्लियर है। दूसरा आपको बता देते हैं, गांव का घर तो ज्ञानेंद्र पति का है, ऑप्शन से ही देखोगे हम आपको बता देते हैं। गांव का घर किनका है? ज्ञानेंद्र पति का, जो आपके बुक का अंतिम कविता है। जन जन का चेहरा जो है गजानन माधव मुक्ति बोध का है, तो बच कौन गया? तो कहोगे सर बच तो एक गो गया है ना, बच तो एक ही गया है, कौन? अधिनायक। तो रघुवीर सहाय का जो कविता हो जाएगा, रघुवीर सहाय का कौन सा हो जाएगा? अधिनायक। तो 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए। देखिए, पुत्र वियोग का सुभद्रा कुमारी चौहान, जनजन का चेहरा एक का कौन हो गया? गजानन माधव मुक्ति बोध। गांव का घर का कौन हो गया? ज्ञानेंद्र पति। बचा कौन? रघुवीर सहाय का आंसर आपका निकल गया। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे आप लोग देखिएगा, आप बहुत सारे क्वेश्चन को पूरा कर ही लिए, अब कम ही क्वेश्चन तो आपका बचा है, मात्र 26 क्वेश्चन। हर चरना किस कविता का पात्र है? हर चरना, ठीक है, किस कविता का पात्र है? हार जीत का है, गांव का घर का है, अधिनायक का है, या उषा का है? उषा का तो कभी होगा नहीं, ठीक है, उषा का तो कभी होगा नहीं, गांव का घर का तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब आप बताइएगा इसमें किसका होगा? अधिनायक का होगा या हार जीत का होगा? दो ही आपके पास हैं, तो चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा। 74 नंबर का आंसर दीजिएगा कि हर चरना जो है यह किस कविता का है। ठीक है, चलिए आप लोग इसके बारे में बताइएगा। हाँ, यहाँ पे आप लिखे हैं सर क्या, सर बताइए आज का भी क्लास 12 आर्ट्स का क्लास नहीं होगा क्या? एकदम होगा बाबू, कुछ दिन पेशेंस रखिए। सभी चीज़ें तो एक बार में शुद्ध नहीं हो सकता है, लेकिन आप लोगों के लिए ये सारा चीज़ भी लेवल करवा दिया जाएगा, ये चीज़ें भी शुरू हो जाएगा। राइट आंसर आपके हो गए अधिनायक। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, आगे का क्वेश्चन आपका ये रहा कि विनोद कुमार शुक्ल किस रचना पर मनी कौल ने फिल्म बनाई है? विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी रचना है जिस पर मनी कौल ने फिल्म बनाए हैं? तो मनी कौल नामक व्यक्ति जो फिल्म बनाए, या इनकी रचना है नौकर का कमीज। इसकी रचना याद रखिएगा, नौकर का कमीज। अब आप आगे देखिए, यहाँ पे प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के नायक, प्यारे नन्हे बेटे को इसमें लोहा ढूंढने के लिए बोला जाता है। ठीक है, इस कविता में आप समझिएगा, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का जो नायक है यह कहाँ का रहने वाला है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता का जो नायक है यह कहाँ का रहने वाला है? यह रहने वाला है भिलाई छत्तीसगढ़ का। कहाँ का रहने वाला? याद रखिएगा, भिलाई छत्तीसगढ़ का यह रहने वाला है। अब आपका आगे का प्रश्न लेते हैं हम, और ये रहा अगला प्रश्न आपका कि पंचायती राज में जैसे खो गया है पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखे गए जो कविता है गांव का घर, उसमें यह जिक्र करते हैं कि आज ऐसा लगता है कि पंचायती राज में जो है पंच परमेश्वर खो गया है। इसका मतलब समझिएगा, वो कहते हैं कि पहले गांव में जब किसी प्रकार की, ध्यान रखिएगा, लोगों के बीच में आपसी कोई विवाद हो जाता था तो गांव के सभी लोग मिल बैठ के वहां पे पंच लोग होते थे जो फैसला करते थे। आज तो लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हैं, गांव में तो ऐसा कुछ बात ही न रह गया है, ना उस तरह के कोई ईमानदार पंच हैं, ना लोगों को लोग मतलब उस पंच पे विश्वास होते हैं। तो ऐसा लगता है कि पंचायती राज में जैसे क्या खो गया है? पंच परमेश्वर। और यह बात लिखा गया किस कविता में? गांव के घर कविता में। आगे का प्रश्न है कि सर्कस का प्रकाश का बुलौआ शहर से कितने दूर से आने वाले हैं? देखो, ये जिक्र करते हैं कि पहले जब हम लोग गांव में रहते थे तो गांव के आसपास में जब मेला लगता था, सर्कस लगता था, तो उसमें जो तेज लाइट जलता था ना, याद रखिएगा, तेज लाइट जो जलता था, तो 10 कोस दूर भी जो लाइट जलता था ना, उसका लाइट आता था गांव तक, और हम लोग को लगता था कि मेला में क्या लगा है? सर्कस लगा। और सभी लोग, गांव के लोग क्या जाते थे? सर्कस देखने जाते थे। करे अब वैसा कहाँ मजा आता है? अब तो घर में लोग देखोगे, अपने घर में अपने बड़े बड़े टीवी उवी आ गया है, वही देखने में लगे रहते हैं। मेला उला में कोई उस तरह का चीजें होता नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे बताइए उसमें? ठीक नहीं, उसमें लिखे 5 कम है। इसका राइट आंसर आप दीजिएगा 10 कोस दूर। बिल्कुल सही आंसर किए हैं। 78 नंबर का जो भी स्टूडेंट दिए हैं, 78 का ए, आप सभी स्टूडेंट का बिल्कुल राइट आंसर। आगे का प्रश्न है उन्नति शब्द का विलोम क्या? और बाबू लोग समझ जाइए, एक चीज और मैं आपको बता दूं, अभी जो आप लाइव सेशन से यदि कोई भाग रहे हैं तो टेस्ट जो आपका होगा ना, तो ये जो लाइव सेशन हम करवा रहे हैं ना, क्वेश्चन यहीं से रहेगा, और जितना जल्दी आप उसका आंसर दे दोगे
याद रखिएगा उस टेस्ट के विजेता आप ही बनेंगे। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट देखो बीच में आते हैं चले जाते हैं, बीच में आते हैं चले जाते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऐसा हम नहीं करें कि वहां पे आपका एक लोभ या लालच की बात हुआ। आपकी पढ़ाई भी हो जाएगा, रिवीजन भी कर लीजिएगा, नोट्स भी आपको मिल जाएगा, और टेस्ट में ये चीज़ें जो हम आपको बताए, जो अभी हम लाइव सेशन में करवा रहे हैं, चाहे वो हिंदी का करवाएं, कल क्रिस सर अपना इंग्लिश का क्लास लिए थे, इसके बाद कल आपका आगे का क्लास जो लाइव होगा, तो वो सभी टेस्ट जब आपका कंबाइन करके देखा जाएगा कि आप में से किसका बेहतर परफॉर्मेंस, वो हमारे ध्यान रखिएगा यहाँ से हमारे वो स्टूडेंट क्या बनेंगे, विजेता बनेंगे। तो आप लोग इसीलिए लगातार जो क्लास लिया जा रहा है ना, ऐसा नहीं कि आज मेरा क्लास देखे कल क्रिस सर का क्लास देखे अगला दिन भी आपका क्लास होगा। आप सारे क्लास को एकदम आराम आराम से चीज़ों को देखते जाइए, और जितना याद रखिएगा हम आपसे करवाते जा रहे हैं ना, चाहे ध्यान रखिएगा आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो मिल रहा हो या हम लाइव में आके बता रहे चीज़ों को, उन सभी चीज़ों को आपको बस देखते जाना है, समझते जाना है। इससे बाहर मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में जो एनुअल एग्जाम होगा, जो क्वेश्चन की संभावना बहुत कम है। अभी तक आप जो भी स्टूडेंट जहां भी जितना भी पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन कम से कम अब आप अभी से यहाँ अपने पढ़ाई के प्रति आप सीरियस हो जाओ, तो मैं इतना आपको भरोसा दिला देता हूं कि आप एकदम टॉप करोगे। ठीक है, एकदम बेहतरीन नंबर लाओगे, बस यहाँ से भी यदि आप पढ़ाई पे सीरियस हो जाते हो तो। लेकिन यहाँ भी आके आपको यदि मजाक लग रहा है कि किसी का कमेंट देख रहे हैं, हम देखे वीडियो सेशन में ये भी कि आप एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं, तो वो भी गलत बात है। पढ़ने आते हैं, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आप। ठीक है, उन्नति शब्द का विलोम, व्याकरण का क्वेश्चन आ गया, हम बोले थे आगे कुछ व्याकरण का क्वेश्चन फिर आएगा। उन्नति का विलोम क्या होगा? उन्नति का विलोम आपका हो जाएगा अवनति। ठीक है, उन्नति का विलोम आपका क्या हो जाएगा? अवनति हो जाएगा। यस, अब आपका याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव का ही टेस्ट होगा एकदम। चलिए आपको आगे हम लेके चलते हैं। आगे का प्रश्न यहाँ पे है कि अधिकतम शब्द का विलोम क्या होगा? अधिकतम, अधिकतम मतलब होते हैं अधिक, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसका उल्टा क्या हो जाएगा बताइए? न्यूनतम, कमतर, अधिकांश, लघु। 80 नंबर का क्वेश्चन का जवाब आप लोग दें। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग जवाब दीजिएगा। 11th का बैच भी आपका स्टार्ट होगा बाबू लोग। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट का 11 का भी बैच हो जाएगा शुरू। राइट आंसर क्या हो जाएंगे सर? एक बार मेरा नाम ले लीजिएगा, पीयूष कुमार। वाह क्या बात है पीयूष कुमार, आप तो देखोगे एकदम नाम लेवाने के बाद पे लगे हुए हो। ठीक है, चलिए आपका हम नाम ले ही लिए, आप नाम तो आपका ले ही लिए ना। चलिए अब आप आगे देखिएगा यहाँ पे, सौभाग्य शब्द का विलोम क्या होता है? सौभाग्य का विलोम यानी उल्टा क्या होंगे? सौभाग्य का विलोम क्या होंगे बताइएगा? ना भाग्य, दुर्भाग्य, सौभाग्य, अभाग्य। सौभाग्य नहीं बोलते हैं, सौभाग्य। सौभाग्य का उल्टा होता है दुर्भाग्य। सौभाग्य का उल्टा क्या हो जाएंगे आपके? दुर्भाग्य हो जाएंगे। पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची समानार्थक शब्द भी आप बोल सकते हैं, देखोगे उनके समान पर्यायवाची, जिसको आप अंग्रेजी में साइनोनिम्स बोलते हो। पत्नी को अर्धांगिनी बोला जाता है, अर्धांगिनी। ठीक है, पत्नी का क्या हो जाएंगे? पर्यायवाची अर्धांगिनी हो जाएंगे। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होंगे? कुंजर, जलज, तारा, शशि। बताइए चंद्रमा का क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर आप बताइए क्या होगा? वाह, देखो किशन कुमार भी बोल दिए सर मेरा भी नाम ले लीजिएगा। वाह किशन बाबू, समझे? अभी कोई और आएंगे हमारे, देखोगे स्टूडेंट जो बोलेंगे सर आप मेरा भी नाम लीजिएगा। चलिए नाम ले लिए, अब खुश, अविनाश बाबू भी खुश, इनका भी नाम आ गया। चलिए तो इसका राइट आंसर आप दीजिएगा। देखो कहीं ऐसा ना हो कि आपका नाम लेंगे दूसरे को देखो गुस्सा उठ रहा है, सर सबका नाम ले रहे हैं, मेरा तो छोड़ ही दे रहे हैं। ठीक है, मेरा तो छोड़ ही दे रहे हैं। चलिए आप लोगों के लिए जो भी जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए मेरे दिल में समान प्रेम है, मोहब्बत है। ठीक है, चलिए आपका आगे का प्रश्न देखिए। अब यहाँ पे आगे का प्रश्न के लिए सर कॉल कर रहे हैं। जी सर बोलिए। चलिए अब आप लोग को हम आगे बताते हैं, देखिएगा आगे का प्रश्न आपका। चलिए क्रिस सर से बात हो गई मेरी क्या आप लोग भी सुने थे कि क्या बात हुई? ठीक है, शायद हम माइक को म्यूट कर दिए थे। अब सब कुछ सही है क्या? हाँ चलिए ठीक है। तो अब आपका ये प्रश्न रहा कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? गिरा हुआ के लिए जो एक शब्द प्रतीत होगा उसको हम बोलते हैं पतित। नहीं बोलता है, देखो गाना भी आया है, देखोगे, मैं गिरा हुआ बंदा जमा नीच बलिए। ठीक है, अब गाना में ही बोल रहा है, शायद कोई रैप सॉन्ग है, वो रील्स पे अधिक वायरल हुए थे। यहाँ पे गिरा हुआ जो व्यक्ति उसके लिए क्या बोला गया? पतित टाइप के। तो खैर छोड़ो, वो एक गाना वाली बात हो गई। ठीक है, हम जो बोले कि वो रील्स में वायरल है कि मैं गिरा हुआ बंदा जमा नीच बलिए, वो पहले ये सीखो कि गिरा हुआ बात बोल रहे हैं, जो गलत बात है। आगे भी कुछ होंगे लेकिन ये रील्स में अधिक वायरल हुए थे। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा?
जो बहुत बोलता है याद रखिएगा उसके लिए एक शब्द होगा, याद रखिएगा कौन सा, जो बहुत बोलता है उनके लिए शब्द हो जाएगा वचाल। वचाल हो जाएंगे, जो बहुत बोलता है उनके लिए एक शब्द क्या होंगे, वचाल। जो पुरुष अभिनय करे उसके लिए क्या शब्द हो जाएंगे, जो पुरुष अभिनय करता है उसके लिए शब्द हो जाएंगे अभिनेता। जो पुरुष अभिनय करे उसके लिए क्या हो जाएंगे शब्द, अभिनेता हो जाएंगे। जिस पर विश्वास किया जा सके उसके लिए शब्द क्या बन जाएंगे, जिस पर विश्वास किया जा सके उसके लिए जो शब्द बन जाएंगे याद रखिएगा विश्वसनीय बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, विश्वसनीय। आगे का प्रश्न है कि सज्जन शब्द का संधि, अब आपके प्रश्न आ गए संधि से, ठीक है। सज्जन का क्या हो जाएंगे, सज्जन का हो जाएंगे सत जोड़ जन, सत जोड़ जन, ये हो जाएंगे आपके सज्जन शब्द का संधि विच्छेद। डिटेल्स में हम व्याकरण में इन सभी चीजों को पढ़ाएंगे, ये कैसे बन जाते हैं, ठीक है। संधि विच्छेद और संधि, ध्यान रखिएगा पूछा जाएगा आपसे। रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे, इसका आंसर आपका हो जाएगा रमा जोड़ इस हो जाएंगे रमेश, रमा जोड़ इस रमेश। हिमालय शब्द का क्या हो जाएंगे बताइए, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद ऑप्शन आप देखिए क्या इसके राइट आंसर होंगे। हिमालय का हो जाएगा आपका हिम जोड़ आलय, क्या हो जाएंगे, हिम जोड़ आलय आपके हो जाएंगे। आगे का प्रश्न है कि महेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे, महेश का क्या होंगे बताइएगा, महाजोड़ इस आपके हो जाएंगे महेश, क्या हो जाएंगे महाजोड़ इस आपके महेश हो जाएंगे। सोआ परिवार शब्द, अब आपका आ गया उपसर्ग से क्वेश्चन। उपसर्ग आपको पता है कि शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद लगते हैं। तो स्व परिवार शब्द में उपसर्ग आपके क्या हो जाएंगे, स्व परिवार में स्व उपसर्ग है, क्या उपसर्ग है, स्व परिवार में स्व उपसर्ग है आपके। आगे का प्रश्न आपका है कि अधपका शब्द में उपसर्ग क्या है, अधपका शब्द में देखोगे अध जो है यह क्या है, उपसर्ग है। अब अध उपसर्ग है। परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है, परलोक शब्द में यदि बात करें तो ये जो पर लिखा हुआ है ना, ये आपका उपसर्ग है। परलोक में क्या है, पर उपसर्ग है आपका। आगे का प्रश्न आपका है कि अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है, अज्ञान शब्द में उपसर्ग आपके है अ, अज्ञान शब्द में क्या उपसर्ग है, अ उपसर्ग है। तो उपसर्ग से आपका क्वेश्चन था। अब आपके बुक से क्वेश्चन आ गया एक, लेखक के दुःस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे, लेखक के सपना में दो खतरनाक पात्र आते थे, इसका चर्चा किया गया आपके तिरिच कहानी में, ठीक है। तिरिच एक कहानी आपके बुक में उदय प्रकाश के द्वारा लिखा हुआ, उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा हुआ कहानी है। तिरिच कहानी में तिरिच किसको बोला गया, एक जहरीला छिपकली को, ठीक है। तो इनके स्वप्न में एक तो तिरिच आते ही हैं, दूसरा एक और जीव आते हैं इनके सपना में, हाथी आते हैं। तो इसके सपना में दो जीव आते हैं, हाथी और तिरिच, जो जिससे ये काफी डरते हैं। ये कहते हैं हाथी से तो हम किसी तरह से पीछा छुड़ा लेते हैं, लेकिन तिरिच है कि जब इनसे नजर से नजर मिल जाता है ना, फिर तो ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता है, ठीक है। ये गाना गाने लगते होंगे, नजर से नजर मिले तो देखेंगे आंखें सपने, ठीक है। तो वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। तिरिच में ये गुण है। इनके दोस्त थानू देखोगे, इनको बताते हैं कि तिरिच के नजर से नजर मिल जाएगा ना तो वो पीछे पड़ जाएंगे, एकदम नहीं छोड़ता है, चाहे आप जहां चले जाओ, पृथ्वी के पार भी चले जाओगे तो भी जाएंगे। लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी, लेखक सपना में क्या करते थे, लेखक को सपने में बोलने की आदत थी, ठीक है, याद रखिएगा। लेखक को सपने में बोलने और चीखने की आदत थी, या लेखक की माँ बोलती है कि तुम सपना में बोलते चीखते बहुत अधिक हो। आप में भी से कुछ लोग ऐसे होंगे, आपके दोस्त या फिर कोई होंगे जो देखोगे सपना में भी बोलते हैं, बरबराते हैं, जबकि उसको पता नहीं चलेगा। आप उनको बोलोगे भी, तुमको बताए तुम सपना में बोल रहा था, तो बोलेगा हो नहीं, क्योंकि वो नींद में रहते हैं और आप बगल में सोए हुए रहते, तो आपको पता चलता है कि कभी कभी लोग देखोगे सपना में भी बोलते और चीखते हैं। अब आपका बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह किसने दी थी। इस बात का जिक्र जो आता है याद रखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा जो रचित आपके बुक में है ओ सदा निरा निबंध, उसमें यह जिक्र किया गया है कि गांधी जी को जब ये चंपारण आए थे तो उस दौरान महुए के पेड़ के नीचे इनको जगह देने वाले व्यक्ति थे मठ के महंत साहब। कौन दिए थे, मठ के महंत साहब। आगे का क्वेश्चन आपका है कि गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था। जब गांधी जी वहां रुके थे, ठीक है, तो गांधी जी की झोपड़ी को देखोगे कौन जला दिए थे, गांधी जी की झोपड़ी को एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिए थे। क्योंकि एमन साहब जो है ना, इनका देखोगे दहशत था पूरे गांव में, क्योंकि ध्यान रखिएगा जो नील का खेती उस समय उस एरिया में करवाया जाता था, किसानों से टैक्स भी लिया जाता था,
जो भी किसान देखिएगा समय पे टैक्स नहीं देता था तो एमन साहब के कर्मचारी सब जाते थे इनके ऑर्डर पे, उसका जमीन छीन लेता था। और यहाँ तक कि टैक्स नहीं चुकाने के बाद याद रखिएगा जो उन पे समय निर्धारित किया गया था कि इस तारीख को आपको ये टैक्स जमा करना है, और किसान यदि जमा नहीं कर पाते थे तो अन्याय और जुल्म उस किसान पे इतना होता था, याद रखिएगा, उनका जमीन भी छीन लिया जाता था और इस साथ ही साथ उस व्यक्ति के घर में आग भी लगा दिया जाता था। ठीक है। तो चंपारण में यदि आप बात करोगे, अमोलवा कोठी एक जगह था जहां किसका आतंक था, एमन साहब का आतंक पूरे एरिया में फैला था, मतलब लोग इनसे डरते थे। आगे आप देखिएगा, यह है लास्ट क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया है, शुरू में ही हम आपको बताए थे। उसने कहा था कहानी में देखोगे किस शहर का चित्रण किया गया, तो उसने कहा था कहानी में जो चित्रण किया गया, याद रखिएगा, वह कौन सा, अमृतसर शहर का जिक्र किया गया है। ठीक है, किस शहर का जिक्र किया गया, अमृतसर शहर का जिक्र किया गया है। तो आज का आपका जो वीडियो सेशन है, ध्यान रखिएगा, जिसमें आप सभी स्टूडेंट ने टोटल कितने प्रश्न का रिवीजन किए, 100, लेकिन 100 ही नहीं था। इस वीडियो सेशन में हमने कई सारे ऐसे फैक्ट भी डिस्कस किए जो आपके टॉपिक से रिलेट करता था, और हमें लगता है कि कम से कम 200-250 प्रश्न को जरूर आप रिवीजन कर चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों को यहाँ तक में कहीं कोई परेशानी नहीं हुई होगी, जैसा कि हमें लग रहा है कि आप सभी स्टूडेंट सही से जवाब भी दिए। और लाइव टेस्ट के लिए याद रखिएगा, ये तो आज आप लोगों का ये जो शुरू था इसमें तो आप बने ही रहे हैं, लेकिन अब आप लोगों का जो, याद रखिएगा कि अब आप लोगों का जो टेस्ट होगा एप्लीकेशन पे सेंटअप एग्जाम के बाद, तो आप सभी स्टूडेंट जो भी यहाँ तक बने रहे इस क्लास में कंटिन्यू बने रहे, सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही चुका है कि आपको कहाँ कैसे जुड़ना है। क्लास आपके 2 रिकॉर्डेड डेली आपके एप्लीकेशन पे, ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ही आपको मिल जाएंगे। 3 क्लास आपको डेली मिलेगा, 2 रिकॉर्डेड, एक आपके लाइव क्लास में जो अभी हम आप हमको देख रहे हैं 6 बजे आपको डेली लाइव मिलेगा प्रत्येक सब्जेक्ट का। इंग्लिश का कल हो, आज हिंदी लेकर आए, फिर आपको कल शेड्यूल में दिख जाएगा, मॉर्निंग टाइम से ही शेड्यूल लग जाएगा। आप लोग एकदम 6 बजे प्रेजेंट रहिएगा। फिर इसी तरह से आपके सामने 6 बजे आप लगातार बने रहिएगा। लाइव सेशन के लिए आपका नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। कहाँ पे, तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। आप स्ट्रीम चुन लीजिएगा, कौन सा स्ट्रीम, आप 12th के स्टूडेंट हैं, बोर्ड वाले स्ट्रीम में 12th सेलेक्ट करके वहाँ चले जाइएगा। एप्लीकेशन पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। और यहाँ तक इस वीडियो को वॉच करने के लिए, देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत आभार, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट को